आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में अपना चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये हमारे क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 है। इसके पहले हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों डिस्कस कर चुके हैं और आज फाइनली हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम बहुत सिंपल है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। देखिए, इस चैप्टर का नाम ना केवल पॉवर्टी भी रखा जा सकता था, लेकिन एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम पॉवर्टी एज अ चैलेंज ही क्यों है? क्योंकि देखो, आज के टाइम पे पॉवर्टी का मतलब गरीबी, सिंपल सा। लेकिन आज के टाइम पे गरीबी जो है ना एक चैलेंज है। चैलेंज है मतलब हर सरकार को, हर प्रकार के गवर्नमेंट को एक तरीके से चैलेंज है कि आपके पास यदि दम है तो गरीबी को खत्म करके दिखाओ। ये चैलेंज क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट आज तक गरीबी को खत्म कर ही नहीं पाया इंडिया में। समझ आ रही है बात? मतलब इस चैप्टर को जो लिखा गया है ना, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, इंडिया को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। तो चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इसका मतलब हुआ कि आज भी इंडिया के लिए गरीबी जो है ना एक बहुत बड़ा चुनौती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे इंडिया को आज आज़ाद हुए लगभग 75 ईयर्स हो गया। हमारे इंडिया को आज आज़ाद हुए अंग्रेजों से लगभग 75 ईयर्स हो गए। कई सारे गवर्नमेंट आए और कई सारे गवर्नमेंट चले गए, लेकिन गरीबी आज तक खत्म हो ही नहीं पाया। इसीलिए पॉवर्टी आज इंडिया के लिए क्या बन चुका है? एक चैलेंज बन चुका है हर गवर्नमेंट के लिए कि आपके पास यदि दम है, हिम्मत है, ताकत है तो गरीबी को खत्म करके दिखाओ। गरीबी खत्म हो गया तो और बढ़िया हमारे लिए हो जाएगा। सभी लोग आपस में बराबर होंगे, सभी को रहने के लिए घर मिलेगा, सभी को खाने के लिए 2 वक्त का रोटी मिलेगा, पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, है कि नहीं? इलाज कराने के लिए अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा। समझ आ रही है बात? तब तो चैप्टर का नाम जो है ना पॉवर्टी एज अ चैलेंज, वो ये बता रहा है कि आज के टाइम पे इंडिया के लिए जो गरीबी है वो एक चैलेंज बन गया है। क्योंकि चैलेंज इसलिए भी बन गया है क्योंकि इतना साल हो गया हम लोगों को आज़ादी मिले हुए, इतना गवर्नमेंट बना, इतना गवर्नमेंट गया, लेकिन आज तक किसी गवर्नमेंट ने गरीबी को ख़त्म नहीं कर पाया। ठीक है, तो हमारे लिए आज पॉवर्टी जो एक चैलेंज ही बन चुका है। तो आइए देखते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। ये सही बात है, हम लोग अपने आसपास गरीबी देखते हैं। यदि आप रोड पे निकलो तब तो गरीबी और दिखता है, और यदि आप गलती से किसी मंदिर के पास चले गए, है ना, किसी चौक चौराहे के पास चले गए, तब तो वहाँ पे गरीबी और ज़्यादा दिखता है। वहाँ पे आपको दिखेगा कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास शरीर पे बढ़िया कपड़ा नहीं है, एकदम बिल्कुल पतला दुबला है, बाल बिखरा हुआ है, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, वहीं फुटपाथ पर मांगते हैं और वहीं पे खा के वहीं पे वो सो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा गरीबी हम लोगों को अपने आसपास दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। इंडिया में हर चौथा आदमी गरीब है। मतलब मान लीजिए इंडिया में एक जगह पे आप 4 आदमी को खड़ा करो, उस 4 आदमी में से एक आदमी आपको पक्का गरीब मिल जाएगा, गरीब मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग रहते हैं, चलो मान लो पटना में रहते हैं हम लोग, ठीक है, तो पटना में आपको उतना गरीबी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आदमी जो है वो है ऑफिसर रैंक का आदमी, क्योंकि ये शहर है। लेकिन आप थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा सड़क पे आप देखो, घूमो, तब पता चलेगा आपको कि शहर हो चाहे गाँव हो, गरीबी हर जगह फैला हुआ है। यदि आप अपने कमरे में बंद रहेंगे ना, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन आप रोडों पे निकलोगे, सड़कों पे निकलोगे, माहौल को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे इंडिया में गरीबी कितना ज़्यादा आज भयंकर स्थिति ले चुका है। तो इंडिया में हर चौथा आदमी क्या है? गरीब है। इन 2011-12 यहाँ पे 2011-12 का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि अराउंड 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। मतलब 2011-12 के आसपास इंडिया में 27 करोड़ लोग गरीब थे। सोचो, यानी कि 27 करोड़ लोग गरीबी में अपना जीवन जी रहे थे। हालांकि आज हम लोग जी रहे हैं 2025 में, थोड़ा सा इसमें कम हुआ होगा, लेकिन मामला लगभग उसी के आसपास है। समझ में आ रही है बात? तो आज इंडिया में 2011-12 का यदि हम बात करें तो 27 करोड़ लोग उस समय पे गरीब थे, गरीबी का जीवन जी रहे थे। आज थोड़ा सा इसमें सुधार आया होगा, लेकिन उतना भी बढ़िया तरीके से सुधार नहीं आया है कि हम ऐसा कह सके कि इंडिया आज हमारा एक अमीर कंट्री बन गया। ऐसा नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहने में अभी बहुत टाइम लगेगा। कहने का मतलब है कि इंडिया को तरक्की करने में भी काफ़ी लंबा समय लगेगा। बहुत फास्ट रेट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गरीबी को हम लोग अभी भी ख़त्म नहीं कर पाए हैं। हाँ, सुधार हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि ठीक हो गया।
दिस मीन्स दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब का संख्या कहाँ है? इंडिया में है। क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे लोगों का संख्या ज़्यादा है, तो गरीब लोगों का भी संख्या क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया में ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। देखो गरीबी का मतलब क्या समझते हैं आप? गरीबी का मतलब सिंपल सा है कि आदमी के पास खाने के लिए खाना बढ़िया नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, पहनने के लिए शरीर पे अच्छा कपड़ा नहीं है, बीमार पड़ रहा है तो उसके लिए इलाज का पैसा नहीं है। इन सारे सिचुएशंस में जो आदमी फिट बैठ जाए वही गरीब है। मतलब जिसके पास कपड़ा ना हो, जिसके पास घर ना हो, जिसके पास भोजन ना हो, जिसके पास बढ़िया इलाज करवाने के लिए पैसा ना हो, है ना, ये सब यदि किसी के पास कमी है इन सब चीज़ों का, इसका मतलब वो आदमी कैसा है? गरीब है। और इस प्रकार के लोगों का संख्या इंडिया में 2011-12 के आसपास कितना था? 27 करोड़ था। सोचो इतना बड़ा लेवल है। आगे बढ़ते हैं। तो हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, मतलब आदमी के पास यदि खाने का खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और यहाँ पे बहुत कम लिखा गया है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो फिर वो आदमी क्या माना जाता है? गरीब माना जाता है। पॉवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल। मतलब गरीबी इतना भयंकर स्थिति है, इतना भयंकर स्थिति है कि एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छे से प्राइवेट स्कूल में भी वो नहीं डाल पाता। अच्छा प्राइवेट स्कूल छोड़ो, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल भी जो होता है उसमें भी अपने बच्चों को वो नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लगेगा पैसा, और पैसा उनके पास है ही नहीं। यदि पैसा होता तो वो गरीब क्यों होते? आज फिर अमीर होते वो, है ना। मतलब गरीबी इतना भयंकर स्थिति पैदा कर देता है कि एक माता पिता चाह के भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाता है। मतलब मन तो होता है कि मेरे बच्चे भी पढ़े। कौन माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा अनपढ़ रह जाए? सब माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, पढ़े लिखे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से, गरीबी की वजह से वो कभी पढ़ लिख नहीं पाते हैं। मतलब अपने बच्चों को कभी पढ़ा लिखा नहीं पाता है। गरीबी इतना भयंकर है। पॉवर्टी द सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। मतलब गरीबी इतना भयंकर तरीके से फैला हुआ है। गरीबी एक ऐसा स्थिति है जहाँ पे आदमी अपना इलाज भी बढ़िया तरीके से नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि बढ़िया इलाज के लिए लगेगा आपको पैसा, और पैसा आपके पास है नहीं। ठीक है, मतलब गरीबी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, अपना वो इलाज नहीं करवा पा रहे। यही सब सिचुएशन क्या कहलाता है? गरीबी, यानी कि पॉवर्टी कहलाता है। आगे पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। मतलब यदि आप देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, क्लीन वाटर, मतलब यदि आप साफ पानी भी नहीं पी पा रहे हैं अपने पैसों से खरीद के, तो इसका मतलब है कि आप गरीब हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब सिंपल सा है कि आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आप साफ पानी पी सके, इसका मतलब है कि आप गरीब हैं। और सैनिटेशन फैसिलिटीज का मतलब हुआ कि आप अपना खुद का साफ सफाई भी नहीं रख पा रहे हैं। साफ सफाई रखने के लिए क्या चाहिए होगा? आपको पैसा चाहिए ना भाई। अच्छा कपड़ा पहनोगे, अच्छा लुक आपका हो, इसके लिए आपका हेयर कटिंग होना चाहिए, है ना, दाढ़ी मूछ एकदम अच्छे से सेट होना चाहिए, तभी आपका प्रॉपर सैनिटेशन माना जाएगा। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई तरीके से। तो ये सब कब होगा? आप अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा आपका गुड लुकिंग चेहरा होगा, ये कब होता है? जब आपके पास पैसा हो। और ये सब है नहीं, इसका मतलब है कि आप गरीब हैं। तो देखो अब आपके हिसाब, मतलब अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि गरीबी का मतलब क्या होता है। गरीबी का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप इलाज करवा पाए अपना, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेज सके पढ़ने लिखने के लिए। तो यही सब स्थिति क्या कहलाता है? गरीबी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ अ रेगुलर जॉब। एक और चीज़ यहाँ पे, यदि आपको रेगुलर जॉब नहीं मिलता है, मतलब कि आज काम मिला फिर अगले 10 दिन तक काम ही नहीं मिलेगा आपको कहीं पे, तो इस प्रकार की चीज़ों को भी हम लोग क्या बोलेंगे? गरीबी ही बोलेंगे। ठीक है ना। और इंडिया में ये चीज़ आज भर भर के है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। अब देखो जो गरीब लोग होते हैं खास करके, उनके साथ ना भेदभाव हर जगह पे होता है। देखो यदि आप एक अमीर आदमी हैं तो आपके साथ गलत करने से भी पहले आदमी सोचेगा, लेकिन यदि आप एक गरीब आदमी हैं तो फिर आपका समाज में ना एक तरीके से मान लो कोई इज्जत ही नहीं है।
लोग आपको गलत तरीके से देखेंगे, गलत काम करवाएंगे, गलत तरीके से आपके सामने वो बर्ताव करेंगे। मतलब सिंपल सा है कि गरीब आदमी का हर जगह पे शोषण होता है, हर जगह पे उनका गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे एवरी प्लेस, मतलब इन फार्म्स, यदि आप खेतों में काम करोगे और आप गरीब हैं तो फिर आपके साथ भेदभाव होगा, अरे यार ये गरीब है, इसको छोड़ो ना, क्या देखना, ऐसा प्रकार का भावना वहाँ पे बन जाता है। फैक्ट्री में भी आपके साथ भेदभाव होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी कई बार, जैसे देखो होता क्या है ना, भले आपका सरकारी नौकरी है लेकिन इसके बावजूद आप यदि गरीब आदमी हैं, आपके पास, जैसे अच्छा इसका ना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक सरकारी ऑफिसर हैं, तो जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपके साथ 10-15 आदमी और काम करते हैं, मतलब बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग 10-15 का एग्जाम्पल लेते हैं बस। मान लीजिए कि आपके सारे साथी बाइक से आते हैं ऑफिस, 4 व्हीलर से आते हैं, और आप साइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो वहाँ पे ना अपने आपको ना एक गलत तरीके से देखा जाएगा। गलत तरीके से मतलब एक अजीब नज़र से देखा जाएगा, अरे यार ये आज भी गरीब ही है, ये कभी तरक्की कर ही नहीं पाया, ना कर पाएगा, इस प्रकार का भावना लोग बना लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका, यदि आप गरीब हैं और आप किसी भी जगह पे हो तो आपके साथ भेदभाव तो होता ही है। समझ रही बात? हॉस्पिटल्स में भी हो जाता है, हॉस्पिटल में तो कई बार होता है। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आप लाइन में लगे हुए हैं, ठीक, और कोई एक अमीर आदमी आया, उसका इलाज सबसे पहले होता है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। यदि आप खास करके सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आदमी पर्ची कटवाने के लिए या फिर इलाज करवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन वो आदमी जो कि थोड़ा अमीर है, पावरफुल है, वो आएगा सबसे पहले अपना इलाज करवा के चला जाएगा। तो ऐसा वहाँ पे खास करके होता है। रेलवे में भी होता है, रेलवे स्टेशन पे भी हो जाता है कई बार। तो ये सब चीज़ देखने को मिलता है। मतलब गरीबों को हर जगह पे अपना कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है। अगला, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ इंडिया हैज बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। तो बताइए इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को गरीबी से निकाल के एक अच्छे जीवन की ओर लेके जाना है, उसको पहुंचाना है। मतलब कि वो गरीबी से निकल के उसको अच्छा जीवन जीने का भी अधिकार मिले। मतलब उसके पास भी अच्छा घर हो, उसके शरीर पे अच्छा कपड़ा हो, पैर में चप्पल हो, है ना। कई सारे गांव में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैर में एक चप्पल तक नहीं होता, है ना। तो आपके पास एक अच्छा घर हो, पैर में चप्पल हो, शरीर पे कपड़ा हो, अपने बाल बच्चों को अच्छे से आप पढ़ा पाएँ, यही मेन चैलेंज है गवर्नमेंट का और इंडिया का। तो इंडिया का मेन चैलेंज क्या है कि हमारे देश में जितने भी गरीब लोग हैं उनको ऊपर लाना है, ठीक है। और ये चैलेंज आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से है। कोई भी गवर्नमेंट इसको अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाया। मतलब कभी कोई भी गवर्नमेंट इसको बढ़िया तरीके से इस चीज़ को लेकर काम किया ही नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट आए, बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रयास भी किया, लेकिन थक हार के वो भी छोड़ ही दिए। उन्होंने ये मान लिया कि इंडिया के गरीब लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो भी छोड़ दिए। लेकिन क्या छोड़ देना ही सबसे बड़ी बात है क्या? नहीं। अरे भाई गरीबी है इंडिया में, आप उसको एक्सेप्ट करिए, लेकिन उसको गरीबी से दूर कैसे करना है, ऊपर कैसे लेके आना है, इसके बारे में तो आप प्लान बनाओ, है कि नहीं। कोई गवर्नमेंट ऐसा कर ही नहीं रही है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ऑलवेज सेड दैट इंडिया कुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकेम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। गांधी जी का मानना था, देखो यहाँ पे गांधी जी का मानना यह था कि हम लोग अंग्रेजों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा बात है, हम लोग आज़ादी भी ले लेंगे, वो भी बढ़िया बात है, लेकिन असल आज़ादी हम लोगों को तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जो गरीब आदमी है उसको भी बराबर इज्जत मिलने लग जाए समाज में। मतलब कहने का यहाँ पे यह है कि गांधी जी का मानना यह था कि जिस दिन गरीब लोगों को सोसाइटी में बराबर इज्जत मिलने लगे, रेगुलर जॉब मिलने लगे, उनके शरीर पे बढ़िया कपड़ा आने लगे, उनके लिए अच्छा घर हो जाए, उनके बाल बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लिख सके, तब माना जाएगा कि इंडिया आज़ाद हो गया। तो गांधी जी का कहना यह था कि अंग्रेजों से आज़ादी लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हम लोग जो अपने इंडिया के अंदर जो गरीब लोग हैं खास करके, जो कि अपने ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पा रहे, उनके जीवन को बेहतर कैसे किया जाए। जिस दिन उनका जीवन बेहतर हो गया उस दिन सही मायने में हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। अंग्रेजों से हम लोगों को आज़ादी मिल गया, मिले हुए आज कितना साल हो गया, 75 ईयर्स हो गया, लेकिन क्या रियल सेंस में हम लोग आज़ाद हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो गांधी जी का मानना था कि जिस दिन हम लोगों को, मतलब जिस दिन खास करके गरीब लोगों को बराबर इज्जत, बराबर मान सम्मान
पढ़ाई लिखाई सब कुछ मिलने लग जाए तो समझ जाना कि हमारा देश सही मायने में आज़ाद हो गया है, और ऐसा होने में भी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए टॉपिक समझ में आया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना सबसे पहला पॉइंट, अपना मतलब सबसे पहला टॉपिक। ये जो था आपका, ये इंट्रोडक्शन था, ठीक ना। तो जो सबसे हमारा पहला पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। देखते हैं इस वाले टॉपिक में क्या कुछ खास लिखा हुआ है। इस वाले टॉपिक में देखते हैं क्या खास बात लिखा हुआ है। पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू वेरियस सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल। देखो, गरीबी को ना कई सारे तरीकों से देखा जाता है। जैसे इलिटरेसी लेवल, मतलब कि कितने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये भी एक तरीका होता है गरीबी को नापने का। ठीक। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो अपना बढ़िया से इलाज नहीं करवा पा रहे पैसों की कमी की वजह से, ये भी ये भी एक तरीका होता है गरीबों के नंबर्स को पता करने का। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, किसको जॉब नहीं मिल पा रहा है, मतलब जिसको जॉब नहीं मिल पा रहा है वो भी हमारे किस कैटेगरी में आ जाता है, गरीबी वाले कैटेगरी में आ जाता है। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यदि किसी को साफ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं खरीद पा रहा है, तो वो भी हमारे गरीबी की कैटेगरी में ही आता है। और सैनिटेशन, जिसके पास यहाँ तक का पैसा नहीं है कि वो अपना साफ सफाई पे ध्यान दे सके, वो भी हमारा गरीबी के कैटेगरी में ही आता है। मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, जिसके पास अच्छा सा पैसा नहीं है ताकि वो अपना अच्छा इलाज करवा सके, जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास साफ पीने तक के पानी का भी पैसा नहीं है, जिसके पास साफ सुथरा रहने का भी पैसा नहीं है अपने पास, है ना, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग किस कैटेगरी में डाल देते हैं, गरीबी के कैटेगरी में डाल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें एक ही पॉइंट था बस। अगला टॉपिक है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है पॉवर्टी लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं गरीबी रेखा। क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा। तो समझते हैं इसमें क्या खास बात लिखा हुआ है, और ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है वो ये कि पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ अ पर्सन। ध्यान रहे, ये जो पॉवर्टी लाइन आप देख रहे हैं, ये हकीकत में कोई लाइन नहीं है कि हाँ जमीन पे हमने ये लाइन खींच दिया, इस लाइन के लेफ्ट में जो है वो गरीब हो जाएगा और इस लाइन के राइट में जो है वो अमीर आदमी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब सिंपल सा कि पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है। क्या ये हकीकत में ऐसा कोई लाइन होता है क्या? नहीं, ये सरकार के द्वारा बनाया गया एक इमेजिनरी लाइन है। इस लाइन के नीचे जो है वो गरीब और उस लाइन के ऊपर जो है वो अमीर। तो सरकार का ऐसा कहना है। तो जब भी बच्चा समझता है ना कि पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा, तो बच्चा समझता है कि सही में कहीं पे दीवार पे या जमीन पे कहीं पे एक लाइन खिंचा हुआ होगा, जिसका नापने का काम, मतलब जिसका काम क्या होगा, गरीबी और अमीरी को नापना। नहीं, हकीकत में ये लाइन कहीं नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। किसके द्वारा सेट किया गया है? गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पॉवर्टी लाइन में वेरी विथ टाइम एंड प्लेस। तो गरीबी रेखा जो है वो समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, पहले बात करते हैं कि गरीबी रेखा समय के हिसाब से कैसे चेंज होता है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय पे इंडिया में गरीबों का संख्या काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा जॉब नहीं था। तो उस समय पे गरीबी रेखा कुछ और रहा होगा, ठीक है, क्योंकि संख्या गरीबों का कुछ और था, उस समय ज़्यादा था। आज का बात करें तो आज कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि गरीब हमारे इंडिया में आज भी हैं, लेकिन उसका संख्या आज थोड़ा सा कम हो गया है। तो टाइम के हिसाब से क्या होगा, गरीबी रेखा बदल हो गया, चेंज हो गया। अगला है प्लेस, यानी कि प्लेस के हिसाब से भी, जगह के हिसाब से भी गरीबी रेखा हमारा बदलता रहता है। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल समझिएगा इसको। जैसे हमारे इंडिया का कुछ स्टेट हैं जो काफ़ी अमीर स्टेट हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, ये सब कुछ ऐसे स्टेट हैं जो अमीर स्टेट हैं। तो वहाँ के लोग भी क्या हैं, अमीर हैं। लेकिन वही हम बात करें बिहार का, उड़ीसा का, है ना, यूपी का, झारखंड का, यहाँ के लोग थोड़ा गरीब हैं, क्योंकि ये स्टेट गरीब स्टेट है। समझ रही है बात? तो यहाँ का जो गरीबी रेखा है वो क्या होगा, अलग होगा। किसके मुकाबले? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इन सब के मुकाबले यहाँ का गरीबी रेखा अलग होगा।
तो अगेन गरीबी रेखा क्या एक हकीकत लाइन है? क्या ये दिखता है आपको कहीं पे? नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सरकार ने सेट कर रखा है गरीबों के संख्या को नापने के लिए। कोई दिक्कत है ना? आगे बढ़ते हैं। तो गरीबी रेखा जो है यानी कि जो पॉवर्टी लाइन है वो टाइम के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग बात करें, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स मे बी कंसिडर्ड पुअर। जैसे देखो, मान लो कि यूनाइटेड स्टेट्स में यानी कि अमेरिका में यदि किसी आदमी के पास एक अच्छा गाड़ी नहीं है तो वहां पे ना उसको गरीब समझा जाता है। सोचो, मतलब अमेरिका में यदि किसी आदमी के पास एक कार नहीं है तो गरीब माना जाता है। बट इन इंडिया ऑनिंग ऑफ अ कार इज कंसिडर्ड अ लग्जरी। लेकिन यदि इंडिया में किसी के पास गाड़ी है तो वो लग्जरी माना जाता है। लग्जरी मतलब वो अमीर माना जाता है। तो सोचो, क्या गरीबी रेखा समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो आप इसको ऐसे समझिए, जो अमेरिका में गरीब है इंडिया में वही क्या यहाँ पे अमीर है। मतलब अमेरिका में किसी के पास गाड़ी नहीं है 4 व्हीलर तो वो गरीब है, लेकिन इंडिया में किसी के पास 4 व्हीलर है तो अमीर है। मतलब गरीबी रेखा जो है जगह के हिसाब से क्या हो गया? चेंज हो गया। बस यही चीज है। तो जगह के हिसाब से और समय के हिसाब से गरीबी रेखा हमारा बदल जाता है। अगला बात करते हैं फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एटसेट्रा टुगेदर प्रोवाइड कैलोरीज। कैलोरीज का मतलब सिंपल सा आप समझो एनर्जी, ठीक ना? ज़्यादा इसमें कुछ नहीं समझना है। मतलब जैसे हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं, जैसे सीरियल्स मतलब चावल, ये सब भी हमारा इसमें, चावल गेहूँ ये सब हमारा सीरियल्स में आ गया। पल्सेस यानी कि दाल खाते हैं हम लोग, यानी चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दूध, तेल, चीनी और भी अलग अलग प्रकार की चीज़ों को हम लोग खाते हैं। इससे क्या मिलता है हम लोगों को? प्रोटीन मिलता है, एनर्जी मिलता है कि नहीं? इसी को हम लोग कहते हैं कैलोरीज। क्या बोल रहे हैं? कैलोरीज बोलते हैं। कैलोरीज का सिंपल सा मतलब आप समझो प्रोटीन, एनर्जी, जो आप मान लो, एनर्जी मान लो सबसे अच्छा वर्ड है। तो इन सब चीजों को हम लोग खाते हैं तो क्या मिलता है हमको? कैलोरीज मिलता है, यानी कि एनर्जी मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज। अब जरा समझना यहां पे ध्यान से। मान लीजिए एक आदमी है जो कि गांव में रहता है, एक आदमी है जो कि गांव में रहता है, तो उसको एक दिन में कितना कैलोरी चाहिए, मतलब कितना एनर्जी चाहिए? 2400 उसको एनर्जी चाहिए, मतलब कैलोरी चाहिए। जब भी हम आपके सामने वर्ड बोलेंगे ना कैलोरी, यदि आपको समझ में नहीं आता तो सिंपल सा समझ लो एनर्जी, सिंपल। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक आदमी है जो कि गाँव में रहता है, तो एक आदमी है जो कि गांव में रहता है तो उसको एक दिन में एनर्जी कितना चाहिए? 2400 चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। लेकिन वही आदमी यदि एक आदमी है जो कि गांव में रहता है तो उसको एक दिन में कितना एनर्जी चाहिए? 2400 चाहिए। लेकिन दूसरा लोग यदि केस ले तो एक आदमी है जो कि शहर में रहता है तो उसको एक दिन में एनर्जी कितना चाहिए? 2100 चाहिए एनर्जी, यानी कि कैलोरी उसको इतना ही चाहिए बस। तो अब बताओ ऐसा क्यों, बिना आगे पढ़े? आगे क्या लिखा है उसको छोड़ो, लेकिन यहां तक मैं बताओ ऐसा क्यों। मतलब एक आदमी जो गांव में रहता है उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वही एक आदमी जो शहर में रहता है उसको एनर्जी कम चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव के आदमी फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। फिजिकल वर्क का मतलब हो गया शरीर पे सामान को उठाना, यहाँ से वहाँ रखना, कुदाल चलाना, खेतों में खेती बाड़ी करना। मतलब एक गांव के आदमी को फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, जिसके वजह से उसको एनर्जी भी क्या चाहिए काम करने के लिए? ज़्यादा चाहिए। देखो गांव में, शहर में भी काम होता है, लेकिन शहर में जो काम होता है ना वो हल्का हल्का काम होता है, उतना भारी भरकम काम आपको शहर में देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ रही है बात? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क। तो जो आदमी गांव में रहता है उनको फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि देखो यार आप गांव में रहोगे ना तो आपको खेती बाड़ी करना ही है ना? मतलब आपको फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। कहाँ पे? गाँव में। सो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स इन रूरल एरियाज आर कंसिडर्ड टू बी हायर देन अर्बन एरियाज। जो कि गांव के आदमी हैं उनको फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, इसीलिए उनको कैलोरी भी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। मतलब कहने का सिंपल सा है कि उसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है।
वहीं शहर के बारे में यदि बात करें तो शहर में एनर्जी का रिक्वायरमेंट मात्र 2100 एनर्जी ही चाहिए, उसको इतना ही कैलोरी चाहिए बस, क्योंकि वहां पे फिजिकल वर्क कम होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, शहर में कम होता है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ गांव के लोगों को कैलोरी ज़्यादा क्यों चाहिए और शहर के लोगों को कैलोरी कम क्यों चाहिए, तो आप ये बता देना कि गांव के लोगों को फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, यानी कि शरीर अपना उसको ज़्यादा मेहनत करवाना पड़ता है शरीर को, वहीं इसीलिए उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। वही शहर के लोगों को अपने फिजिकल वर्क कम करने पड़ते हैं। शहर में ज़्यादातर काम किस चीज़ का होता है, ब्रेन का, दिमाग का, सारा खेल दिमाग का होता है शहर में। मतलब 90% काम जो शहर में होता है वो आपका दिमाग का होता है, या फिर फिजिकल वर्क होगा भी तो बहुत हल्का काम होगा, है ना। आगे बढ़े, जैसे ज़्यादातर शहर में आप क्या देखते हैं, ऑफिस देखते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब में क्या फिजिकल वर्क होता है, मेंटल वर्क होता है, मेंटल वर्क होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन 2011-12, यहाँ पे फिर से 11-12 का डाटा दिया हुआ है। इन 2011-12 द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा needed for buying these calorie requirements in terms of food grains was fixed at ₹816 per month for the rural areas and ₹1000 per month for the urban areas। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे ना एक वर्ड है मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा, ये एक वर्ड है, ध्यान रखना, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा। इसका मतलब क्या है ये समझो। अभी आपने पढ़ा कि एक गांव के आदमी को एक दिन में कितना कैलोरी चाहिए, 2400 कैलोरी चाहिए, और एक शहर के आदमी को कितना कैलोरी चाहिए, मतलब कितना एनर्जी चाहिए, 2100 चाहिए। अब अगला कहानी समझिए, ये तो आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे ये समझो कि यदि एक आदमी जो कि गांव में रहता है, यदि उनको इतना एनर्जी चाहिए तो उनको एक महीने में 816 रुपया खर्च करना पड़ेगा उतने एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। मतलब गांव के लोगों को एक दिन में कितना एनर्जी चाहिए भाई, 2400 चाहिए। अब ये 2400 एनर्जी इसको हर दिन चाहिए, क्योंकि गांव के लोग हर दिन काम करते हैं, तो इनको हर महीने यानी कि हर दिन इनको इतना एनर्जी मिलता रहे, इसके लिए इनको एक दिन में कितना खर्च करना पड़ता है, 816 रुपया खर्च करना पड़ता है। मतलब 800, ये कब का डाटा है, 2011-12 का डाटा है, ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पे प्राइस आपको कम दिख रहा है। लेकिन आप बताओ क्या एक आदमी का एक महीने में 816 रुपये में काम चल जाता है क्या, ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन ये डाटा कब का है, 2011-12 का है, तो आज से लगभग आप बोल लो 12-13 साल पहले का डाटा है। तो 12-13 साल पहले का डाटा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम दिया हुआ है। लेकिन आप कहानी समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक गांव का आदमी जिसको हर दिन 2400 कैलोरी चाहिए, उतना एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो उसको यार तो हर महीने काम करना पड़ता है, महीने के हर दिन काम करना पड़ता है। तो उतना एनर्जी उसको हर दिन मिले, इसके लिए एक गांव के आदमी को एक महीने में कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, 816 रुपया। मतलब कि 816 रुपये में उसका एक महीना राशन पानी चल जाता है। ये गांव के बारे में बात हो रहा है। लेकिन वही बात करें एक शहर के बारे में, तो जो एक आदमी शहर में रहता है उसको कितना कैलोरी चाहिए, 2100 चाहिए एक दिन में। तो यदि उसको हर दिन 2100 एनर्जी चाहिए, कैलोरी चाहिए, तो उसका जरूरत कितने रुपए में पूरा हो जाएगा, एक महीना का 1000 रुपये में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने पढ़ तो लिया, लेकिन अब थोड़ा सा आपको हम कुछ बातें यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। देखो, गांव के लोगों को एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन उनका काम 816 रुपये में ही चल जाता है। वही शहर के लोगों को एनर्जी का रिक्वायरमेंट 2100 बस चाहिए, लेकिन इसका एनर्जी पूरा करने का जो भरपाई है वो 1000 रुपये लगता है। ऐसा क्यों भाई? मतलब गांव के लोगों को एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उनको पैसा खर्च ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन कम कर रहा है वो पैसा खर्च। वहीं यदि शहर के आदमी का बात करें तो शहर के आदमी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है, लेकिन शहर के आदमी के ऊपर पैसा खर्च ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन मात्र एक है कि शहर में सामान महंगा मिलता है और गांव में सामान सस्ता मिलता है, इसीलिए। तो अब यहाँ पे ना आपसे 2 सवाल पूछेगा। पहला सवाल ये पूछेगा कि यार देखो,
एक गांव के आदमी को कैलोरी का जरूरत ज्यादा पड़ता है, यानी कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ता है। कितना पड़ता है? 2400। और वही एक शहर में रहने वाले आदमी को एनर्जी का जरूरत कम पड़ता है, 2100 में उसका काम चल जाता है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब यह है कि गांव के आदमी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज्यादा करता है। शहर के आदमी फिजिकल वर्क कम करते हैं, इसीलिए उनके कम कैलोरी में ही काम चल जाता है। पहला ही हो गया। दूसरा सवाल आपसे यह पूछेगा कि यार देखो, एक गांव के आदमी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वो पैसा भी खर्च ज्यादा करे, लेकिन वो कम पैसा खर्च करता है, एक कम पैसे में उसका एक महीने का राशन आ जाता है। वही एक शहर के आदमी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट चूंकि कम है तो उसको भोजन के ऊपर पैसा भी क्या करना पड़ेगा? कम खर्च करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज्यादा खर्च करना पड़। ऐसा क्यों? तो सिंपल सा बताना है आपको, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शहर में अनाज का प्राइस ज्यादा महंगा होता है और शहर में और गांव में अनाज का प्राइस कम होता है। इसीलिए गांव के आदमी का काम 816 रुपए में ही पूरा हो जाता है, पूरा उसको एनर्जी का भरपाई हो जाता है, और शहर के आदमी का 1000 रुपया लगता है। तो ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता था, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़े। द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ मैनी इसेंशियल आइटम्स इन अर्बन मार्केट। मतलब शहर में प्राइस महंगा क्यों हो जाता है? क्योंकि शहर में जो आपको हर चीज मिलता है वो भी महंगा दाम पे मिलता है। इसीलिए आप देखोगे कि शहर में पैसा खर्च आपको ज्यादा करना पड़ता है, गांव में कम पैसे में काम चल जाता है। अगला है हमारा, इन दिस वे अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। तो ध्यान से समझना, ये एग्जांपल यहाँ पे बताया जा रहा है। इस तरीके से अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अर्निंग लेस देन अबाउट 4080 पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो मान लीजिए एक परिवार है, गांव में रहता है। एक कहानी आपके सामने हम रख रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक परिवार है जो कि गांव में रहता है। उस परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो उस हिसाब से 5 लोगों को एक महीने में कितना खर्च करना पड़ेगा? 4080 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब देखो, सिंपल सा आप समझो, गांव में रहने वाले आदमी का जरूरत कितने रुपए में पूरा हो जा रहा है एक महीने का? 816 रुपये में। तो अब हमारे पास यहाँ पे है 5 आदमी। तो अब मेरा जरा बात ध्यान से सुनिएगा। तो गांव में एक फैमिली है, उस फैमिली में 5 मेंबर हैं, 5 आदमी हैं। तो उस पांचों को यदि एक महीना सरवाइव करना है, एक महीना अच्छे से खाना पीना खाना है, तो उस 5 आदमी को कितना खर्च करना पड़ेगा एक महीने में? टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 4080 रुपये हो जाएगा। मतलब एक आदमी को देना पड़ रहा है 816 रुपये, तो 5 आदमी को कितना देना पड़ेगा? 4080 रुपये। आप मल्टीप्लाई कर दोगे 816 को 5 से, तो 8080 रुपये आएगा। तो अब जरा समझो, उस फैमिली में 5 मेंबर हैं, 5 लोग हैं। उस 5 को यदि एक महीना अपना राशन पानी चलाना है तो 4080 रुपया लगेगा, ठीक। अब जरा समझो ध्यान से, यदि इस 4080 रुपया से वो कम कमा रहा है तो माना जाएगा कि वो क्या है? गरीब है, यानी कि वो पॉवर्टी लाइन से क्या है? नीचे है। और यदि वो 4080 रुपया से ज्यादा कमा ले रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, मतलब वो गरीब नहीं कह सकते आप उसको। इसका मतलब हुआ कि उसका जो नीड था, जिसको उसको जितना एक महीने में जरूरत है उतना तो वो पूरा कर ही ले रहा है, तो फिर वो गरीब कैसे रहा? है ना। तो ये चीज यहाँ पे है। तो सिंपल सा समझना कि गांव के एक आदमी को अपना महीना भर का राशन चलाने के लिए चाहिए 816 रुपए। तो यहाँ पे 5 आदमी है एक फैमिली में, तो 5 आदमी एक महीना तक अपना राशन पानी चला सके, इस 5 आदमी को कितना खर्च करना पड़ेगा अपने राशन पानी पे? 5 का मिला के 4080 रुपये। तो यदि ये 5 आदमी यदि 4080 रुपये से कम कमाता है तो गरीब माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना राशन पानी भी अच्छी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा है। और यदि वो 5 आदमी मिलकर 4080 रुपये से ज्यादा कमा ले रहा है तो फिर उसको आप गरीब नहीं कह सकते हैं, वो आपका ठीक मामला है, मतलब वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं। The poverty line is estimated periodically, normally every 5 years। मतलब गरीबी रेखा जो है वो हर 5 साल पे देखा जाता है कि कितने लोग गरीबी से ऊपर उठे, कितने लोग गरीब थे अब ठीक स्थिति में हैं, या फिर कितने लोग पहले ठीक स्थिति में थे अब वो गरीब बन गए। तो ये हर 5 साल पे हमारा डाटा तैयार होता रहता है, मतलब हर 5 साल पे ये चीज़ हमारा चेंज होता रहता है।
बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे, मतलब कि सर्वे करके, जांच पड़ताल करके सरकार का ये काम होता है। सरकार अपने ऑफिसर्स को हर जगह भेजती है पता करने के लिए कि देखो कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग अमीर हैं। तो गरीबी और अमीरी का कैसे पता चलता है? पता चल गया आपको कि जितना आपको राशन पाने का जरूरत है, यदि आप उतना भी नहीं कमा पा रहे हैं, इसका मतलब आप गरीब हैं। और जितना आपके राशन पाने का जरूरत है उससे ज़्यादा कमा ले रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक हैं, आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। मतलब उतना भी अमीर नहीं है लेकिन ठीक है, आप अपना सारा काम मतलब जरूरत पूरा कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दीज सर्वेज आर कैरिड आउट बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि NSSO। हमारे इंडिया में ये काम किसका है? हमारे इंडिया में ये पता करने का काम कि कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अपना राशन पानी का भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे, कितने लोग जो अपने राशन पानी का पैसा इकट्ठा कर पा रहे हैं। ये सारा काम यानी कि गरीबी अमीरी को नापने का जो काम होता है हमारे इंडिया में किस ऑर्गेनाइजेशन का है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में हम लोग इसको कहते हैं NSSO। और ये भारत सरकार का यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया ये बात? तो इस तरीके से आपने ये चीज़ को समझा। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने इतना ज़्यादा जोर इसको देके समझाया है। आइए अगला टॉपिक है हमारा पॉवर्टी एस्टीमेट्स। पॉवर्टी एस्टीमेट्स का मतलब थोड़ा सा गरीबी के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में कब कितना गरीबी था, कब कितना गरीबी घटा बढ़ा, सब कुछ थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं इंडिया के बारे में। पॉवर्टी एस्टीमेट्स का मतलब गरीबी के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक डाटा लेंगे, जानकारी लेंगे कि इंडिया में कब कितने गरीब थे, किस साल में कितना गरीब था, ये सब। पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है इसमें वो ये है कि इन इंडिया देयर इज अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियोज फ्रॉम अबाउट 45% इन 1993-94 टू 37.2% इन 2004-05। मतलब हमारे इंडिया में गरीब लोगों का जो संख्या है वो क्या हुआ है? घटा है, बढ़ा नहीं है, मतलब घटा है। कहने का मतलब है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबी से निकल के एक अच्छे जीवन की ओर वो आगे बढ़ गए। तो जहां हमारे 1993-1994 में यानी कि 1993-94 में इंडिया में जो गरीबी था वो 45% था, सोचो, समझ में आ रही है बात? वही चीज 2004-05 में घट के कितना हो गया? 37.2% हो गया। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग गरीबी से निकल के आगे निकल गए, वो अच्छे स्थिति में अब आ गए। अब उसको आप गरीब नहीं कह सकते हैं। थोड़ा सा और बात करें हम लोग, दीज रेशियोज फर्दर केम डाउन टू अबाउट 21.9% इन 2011-12। 2011-12 में गरीबी हमारे इंडिया में और घट गया। मतलब अब जो है आदमी गरीबी से निकल के और अच्छी स्थिति में आ गए। कितना परसेंट हो गया? अब 21.9% हो गया। मतलब सिंपल सा है कि 1993-94 में 45% गरीबी था हमारे इंडिया में, मतलब सबसे ज़्यादा 2004-05 में हो गया 37.2% और 2011-12 में घट के कितना हो गया? 21.9%। मतलब कि बताइए इंडिया में गरीबी के मायने में अच्छा सुधार हुआ है या खराब सुधार हुआ है? अच्छा सुधार हुआ है। मतलब कई सारे लोग जो पहले गरीब थे अब वो धीरे धीरे अच्छे जीवन को जी पा रहे हैं। मतलब अपना रहने के लिए घर, कपड़ा, रोटी, मकान सब अपना वो जरूरत का चीज जो है वो अब पूरा कर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द ट्रेंड कंटिन्यूज पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस देन 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। मतलब यदि इसी प्रकार का तरक्की हमारा होता रहा तो कुछ सालों के अंदर आप देखोगे कि ये घट के 20% से भी कम हो जाएगा। मतलब कि इंडिया में जो गरीबी है वो 20% से भी घट के कम हो जाएगा यदि ऐसा ही चलता रहा तो, है ना। यदि गवर्नमेंट अच्छी तरीके से काम करी तो, सब कुछ बढ़िया रहा तो जाके हमारे इंडिया में गरीबी और कम हो सकता है। लेकिन यदि सरकार काम नहीं करी अच्छे से, सब कुछ बढ़िया नहीं चला, तो फिर हमारा गरीबी घटने के बजाय बढ़ भी सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइन फ्रॉम 4007.1 मिलियन इन 2004-05, यानी कि 2004-05 में हमारे इंडिया में गरीब लोगों का जो संख्या था वो 407.1 मिलियन था। आप इसको यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कर लो कि 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 407 मिलियन में कितने लोग होंगे? आप इसको आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब हमारे इंडिया में 2004-05 में गरीबों का जो संख्या था वो कितना था? 407 मिलियन था। तो ये घट के कितना हो गया भाई? ये घट के हो गया 269.3 मिलियन इन 2011-12। लगभग आप कह सकते हो आधा, मतलब पूरा तो आधा नहीं है लेकिन लगभग आप कह सकते हैं कि आधा गरीबी, मतलब आधा गरीब लोगों का संख्या हमारे इंडिया में घट गया। कब तक? 2011-12 तक।
समझ में आया बात। तो 2011 जहाँ 2004-5 में 407 मिलियन गरीब लोग थे हमारे इंडिया में, वही 2011-12 में केवल कितने रह गए, 200 मतलब 269.3 मिलियन ही, इतने मिलियन लोग इंडिया में गरीब रह गए। इसका मतलब सिंपल सा है कि इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी तो हुआ है, इसमें अच्छा काम तो हुआ है ना। गरीबी पूरी तरीके से हमारे इंडिया में घटा नहीं है अभी, लेकिन हाँ उसमें सुधार हुआ है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वल्नरेबल ग्रुप्स। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें भी क्या खास बात लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को वल्नरेबल ग्रुप्स। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे ग्रुप हैं, कुछ ऐसे कम्युनिटी हैं जो हमेशा से गरीबी का जो मार है ना वो झेलते आ रहे हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसमें बात करेंगे खास करके एससी और एसटी के बारे में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। ये हमारे इंडिया के अंदर ऐसे दो ग्रुप हैं जिनको गरीबी का सामना हमेशा से करना पड़ा है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना इनको ही करना पड़ा है, क्योंकि ये बहुत शुरू से ही उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। गवर्नमेंट ने भी इनके ऊपर कई बार ध्यान नहीं दिया है। तो इनके बारे में ही देखेंगे कि आखिर इनका जीवन आज किस प्रकार का चलता है। लिखा हुआ सबसे पहला पॉइंट इसमें, सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी। सिंपल सा इसमें क्या कहा गया है, देखो हमारे इंडिया में जो गरीब लोग हैं, गरीब अपर कास्ट के लोग भी हैं, लोअर कास्ट के भी लोग हैं, मिडिल कास्ट के भी लोग गरीब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी का सामना यदि किसी को करना पड़ा है इंडिया में पहले भी और आज भी जिसको करना पड़ रहा है वो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। शेड्यूल्ड कास्ट का सिंपल सा मतलब हो गया लोअर कास्ट जिसको बोला जाता है हमारे इंडिया में वो। उसके बाद फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं वो आदिवासी लोग, उनके ऊपर भी कभी सरकार ने ध्यान दिया ही नहीं, उनके गरीबी के समस्याओं को कभी सरकार ने समझा ही नहीं, इसलिए वो लोग हमेशा के लिए गरीब ही रह गए, कभी वो लोग आगे बढ़ नहीं पाए, है ना। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स खास करके गरीबी के मामला में बहुत पीछे रह गए। आगे 48 आउट ऑफ 100 people belonging to scheduled tribes in rural areas are not able to meet their basic need। देखो कितना इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे दिया गया है। डाटा दिया गया है, मान लीजिए कि 100 शेड्यूल्ड ट्राइब आपके सामने है, मतलब 100 आदिवासी लोग आपके सामने हैं। उस 100 आदिवासी में से 48 लगभग आप 50 मान लो, लगभग आधे आदमी के पास अपना खाने तक का जो है ना, मतलब बेसिक जो उसका नीड है वो भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है। मतलब ना उसको भरपेट खाना मिल पा रहा है, ना बढ़िया सा रहने के लिए घर है उसके पास, ना शरीर पे बढ़िया कपड़ा है, ना बढ़िया से इलाज करवा पा रहा है, कुछ भी वो नहीं करवा पा रहा है। देखो ये हालत है हमारे इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। तो सबसे ज़्यादा तो गरीबी का मार यही लोग झेल रहे हैं भाई, है ना। बहुत खराब स्थिति है इनका। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि मान लीजिए आपके सामने यदि 100 आदिवासी लोग हैं तो 100 आदिवासी में से 50% आदिवासी ऐसे होंगे जिनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपना बेसिक नीड कम से कम पूरा कर सके। गाड़ी घोड़ा तो बहुत दूर का बात है, बेसिक नीड का मतलब खाना, कपड़ा, रहने के लिए घर, दवाई, ये तक इनके पास नहीं है। अगला, अबाउट 43% ऑफ शेड्यूल कास्ट आर पुअर। सोचो, मतलब मान लीजिए ये तो शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात हमने कर लिया, अब शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करूँ। मान लीजिए सपोज करो कि आपके सामने 100 शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो 100 शेड्यूल कास्ट में से 43 ऐसे शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे जो क्या हैं, गरीब हैं। लगभग इसको भी आप आधा आधा मान सकते हैं। तो ये बहुत ख़राब स्थिति है हमारे इंडिया में। तो आधा लोग शेड्यूल कास्ट के गरीब हैं, अपना बेसिक। हाँ पहले भी था, आज भी इनका हालत कुछ ठीक भी नहीं है। मतलब इन लोगों का हालत पहले भी खराब था, आज भी खराब है। हालांकि थोड़ा बहुत आज सुधरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी आपको मानना पड़ेगा कि बहुत हद तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो हालत है वो सुधरा है। गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, कम ही सही लेकिन ध्यान दिया है, तो इनका लाइफ आज थोड़ा सा बेहतर पहले से हो गया है। ठीक है। अगला, अबाउट 50% ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स आर ऑल्सो पुअर। एक डाटा यहाँ पे और है, लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर मतलब ऐसे आदमी जिनके पास जमीन नहीं है अपना, वो क्या करते हैं, दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं,
इस प्रकार के लोगों के पास अपना कोई ज़मीन नहीं है और वो भी क्या है, गरीब हैं। मतलब 50% ऐसे लोग जो कि दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं वो क्या है, पूरी तरीके से गरीब हैं, वो भी अपने बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है। अगला, अबाउट 47% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ये शहर में भी देखने को मिलेगा, शहर में है। कैजुअल वर्कर का मतलब समझते हैं क्या होता है? कैजुअल वर्कर का मतलब हो गया, हाँ बताइए। कैजुअल वर्कर का सिंपल सा मतलब है कि जो राज मिस्त्री का काम नहीं करते हैं, घर बन रहा है, फैक्ट्री बन, मतलब घर अपार्टमेंट वगैरह बन रहा है, उस प्रकार के वर्कर। तो क्या उस प्रकार के लोगों को हमेशा काम मिलता ही रहता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। 4 महीना काम मिला, फिर 2 महीना काम नहीं मिला तो वो घर पे बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कैजुअल वर्कर होते हैं शहरों में, वो 47% ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से भी नीचे है। मतलब कि इनका भी कुछ हालत ठीक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं समझना है कि कोई आदमी शहर में रहता है तो वो अमीर ही होगा, बिल्कुल ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि अमीर मतलब शहर में रहने का ये मतलब नहीं है कि वो अमीर होगा, समझ रही बात? तो शहर में रहने वाले कैजुअल वर्कर 47% ऐसे कैजुअल वर्कर हैं जो कि गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो ये हो गया हमारा वल्नरेबल ग्रुप। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा गरीबी का मार झेले हुए हैं और आज भी इनको झेलना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि इनका स्थिति पहले से थोड़ा ठीक हुआ है, ठीक ना? ठीक है। अच्छा, इसके बारे में यदि पूछा जाए कि इनके पीछे क्यों, ये क्या कारण है कि इनका जीवन हमेशा से खराब रहा है? कारण बस ये है कि कभी भी गवर्नमेंट ने इनके ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। यदि ध्यान दिए हुए होते तो ये भी आज आम आदमी के तरह आगे होता, ठीक ना? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या खास बात है और क्या नया है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन हर स्टेट का कहानी अलग है। किसी स्टेट में गरीबी ज़्यादा है तो किसी स्टेट में गरीबी बहुत कम है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इंटर स्टेट का मतलब हो गया हम लोग एक स्टेट के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा स्टेट बढ़िया है पॉवर्टी के मायने में, कौन सा स्टेट खराब है पॉवर्टी के मायने में। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, इंडिया में आज 28 स्टेट है, लेकिन हर एक स्टेट का जो समस्या है वो एक जैसा नहीं है। सबका समस्या गरीबी को लेकर अलग अलग है। कहीं पे बहुत गरीबी है, कहीं पे बहुत कम गरीबी है। तो सब स्टेट का अपना समस्या क्या है, गरीबी को लेकर अलग अलग है। ठीक है, आगे। बिहार एंड ओडिशा आर द टू पुअरेस्ट states with poverty ratio 33.7% and 32.6% respectively। हमारे इस पूरे इंडिया में दो ऐसा स्टेट है जहां पे गरीबी सबसे ज़्यादा है। पहला बिहार और दूसरा ओडिशा। बिहार में गरीबी है 33.7% और ओडिशा में गरीबी है 32.6%। मतलब कि बिहार में आप अप्रॉक्स बोल सकते हैं 34 और उड़ीसा में आप बोल सकते हैं 33। इतना ज़्यादा गरीबी हमारे इंडिया के बिहार और उड़ीसा स्टेट में है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। अगला, अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अर्बन पॉवर्टी का मतलब हो गया कि इन स्टेट में गाँवों में तो गरीबी है ही, इन स्टेट के शहरों में भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। जैसे ओडिशा के शहर हो गए हैं, मध्य प्रदेश के शहर हो गए हैं, बिहार के अलग अलग शहर हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के शहर हो गए हैं। तो इन सारे स्टेट में जो अच्छे खासे शहर हैं, जो सिटी है, जो टाउन है, वहाँ पे भी गरीबी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक ना? लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा गरीबी अभी भी कहाँ पे है, बिहार और ओडिशा में ही है। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। ये ऐसे कुछ स्टेट हैं जैसे केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे गरीबी बहुत हद तक आज घट गया है। मतलब यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा गरीबी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ के लोग ठीक ठाक अपना पैसा कमा के घर परिवार चला लेते हैं। यहाँ पे गरीबी लगभग ख़त्म हो चुका है। मतलब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, गरीबी यहाँ पे भी है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि गरीबी घट गया है।
ठीक ना। अगला, स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स। यदि हम लोग बात करें दो स्टेट पंजाब और हरियाणा का, तो यहाँ पे जो है ना गरीबी यहाँ पे भी घटा है। गरीबी यहाँ पे कैसे घटा है? खेती बाड़ी करके। लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा खेती करना स्टार्ट किया, तो उससे उन्होंने ज़्यादा अनाज उपजाया और मार्केट में जब वो लोगों ने बेचा तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा में लोगों ने अपने गरीबी को दूर किया है खेती करके। ज़्यादा खेती किया, फसल ज़्यादा उगा, मार्केट में उस फसल को बेचा, प्रॉफिट हुआ, उससे वो लोग अपने गरीबी को ख़त्म कर दिए। ठीक है ना। आगे, केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला में गरीबी कैसे ख़त्म हुआ? केरला में गरीबी ख़त्म हुआ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप इंसानों पे पैसा खर्च करो, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी पे पैसा खर्च करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीद लेते हैं। लेकिन केरला के गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ के लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया। लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने का मतलब है कि लोगों को अच्छे अच्छे स्कूल बना के दिए, अच्छे अच्छे कॉलेजेस बना के दिए, अच्छे यूनिवर्सिटी बना के दिए, ताकि वहाँ का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सके, अच्छा उसको हेल्थ फैसिलिटी मिल सके, हर प्रकार का उनको सुविधा मिल सके। इसके ऊपर केरला के गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब ही होता है पूरी तरीके से पैसा किसके ऊपर खर्च करना है? लोगों के ऊपर यानी कि आम आदमी के ऊपर पैसा खर्च करना है। मतलब उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे साफ सफाई के माहौल में उसको रखना है ना, कोई चीज़ का उसको दिक्कत ना हो। तो केरला ने सोचा कि भैया सबसे पहले यदि हमको अपने स्टेट का कंडीशन सुधारना है तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को क्या करो, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी दो, यहाँ के लोगों को अच्छा स्कूल दो, यहाँ के लोगों को अच्छा यूनिवर्सिटी दो, कॉलेज दो, ताकि ये लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो गरीबी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अच्छे से पढ़ेगा तो अच्छा सा जॉब मिलेगा, अच्छा सा जॉब मिलेगा तो अच्छा सा कमाई होगा, और अच्छा कमाई होगा तो घर परिवार भी उसका अच्छे तरीके से चलेगा। ठीक है। आगे, इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। बंगाल में गरीबी खत्म कैसे किया गया? लैंड रिफॉर्म करके। अच्छा, लैंड रिफॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा इसको ऐसे समझना। लैंड रिफॉर्म में क्या होता था, वेस्ट बंगाल में ना कई सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज़मीन था। वो क्या किए थे, गरीब आदमी का ज़मीन हथिया लिए थे या फिर किसी तरीके से उसका कब्जे में ले लिए थे अपना ज़मीन। इससे क्या हुआ, गरीब तो और गरीब होता चला गया और जो अमीर था वो और अमीर होता चला गया। तो गवर्नमेंट को दिखा कि यार ये आम आदमी का जो ज़मीन है, इसका ज़मीन गया कहाँ फिर। तो पता चला कि इसके सारे ज़मीन को बड़े आदमी ने हड़प लिया है। तो वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन सभी के ज़मीनों को सरकार ने छीना और वैसे लोगों को वापस कर दिया जिसका वह ज़मीन हकीकत में था। इससे क्या हुआ कि जिस आदमी के पास अब ज़मीन नहीं था उसके पास भी ज़मीन आ गया और वो उसके ऊपर खेती करेगा और अपना घर परिवार चलाएगा। इससे क्या हुआ, उसका गरीबी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा बात है यहाँ पे, कि पंजाब और हरियाणा ने अपने यहाँ पे गरीबी कैसे ख़त्म किया, खेती बाड़ी करके, है ना। फिर से केरला ने अपने यहाँ पे गरीबी कैसे ख़त्म किया, लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके। मतलब लोगों को अच्छा हेल्थ दिया, अच्छा एजुकेशन दिया, वहाँ तब लोगों ने अच्छे से पढ़ा लिखा, उसको अच्छा जॉब मिला, तो वहाँ पे गरीबी ख़त्म हो गया। उस तरीके से बंगाल में कैसे गरीबी ख़त्म हुआ, लैंड रिफॉर्म करके। लैंड रिफॉर्म में क्या था, सिंपली यदि कोई पूछे तो सिंपल से बताना है कि जितने भी ज़मींदार लोगों के पास, यानी कि जितने भी बड़े बड़े लोगों के पास ज़मीन था जो कि गैर तरीके से कब्जा किया हुआ था, उन सारे ज़मीन को सरकार ने लिया और वैसे लोगों को बांट दिया जिसके पास ज़मीन नहीं था। ठीक ना। तो उस लोगों को भी ज़मीन मिल गया, तो वो भी अब आराम से अपने ज़मीन पे खेती कर पा रहा था और अपने घर परिवार चला पा रहे थे। अगला है, इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस हैज़ हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। बात करें हम लोग आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का, तो यहाँ पे सरकार ने लॉन्च किया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस। पीडीएस वही सिस्टम होता है जहाँ पे आपके पास एक कार्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं राशन कार्ड। उस राशन कार्ड को लेके आप राशन की दुकान पे जाते हैं और आपको सस्ते में अनाज मिल जाता है।
है ना। तो इस प्रकार के सिस्टम को तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने और आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो वहाँ के वैसे लोगों को भी अनाज मिलना स्टार्ट हो गया जिसको खाने तक का भी अनाज पहले नहीं मिलता था, ठीक है ना। लेकिन अब इनको क्या हो रहा है, कम दाम में और सस्ते दाम में अनाज मिल जा रहा है, जिससे कम से कम इसका पेट तो भर ही जा रहा है। बाकी जो ये पैसा कमा रहा है वो बचा रहा है। जहाँ पहले सारा पैसा खाने में ही चल जाता था, अब खाना तो फ्री में मिल जा रहा है इसको, या फिर बहुत कम पैसे में मिल रहा है। तो ज़्यादातर पैसा भी इसका क्या होगा, खर्च होगा या बचेगा, बचेगा। तो इसका पैसा धीरे धीरे बचने लगा यहाँ के लोगों का। तो यहाँ के लोगों का जब पैसा बचा तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गरीबी से वो लोग बाहर निकल गए, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज टॉपिक कंप्लीट, जिसमें आपने समझा कि इंडिया में है तो बहुत सारे स्टेट, लेकिन सभी में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का गरीबी है ही। लेकिन हाँ, कुछ स्टेट आज ऐसे हैं जो गरीबी को पीछे छोड़ के आगे निकल गए, और कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि आज भी गरीबी का ही मार झेल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। अगला है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो का मतलब है कि गरीबी जो है ना केवल इंडिया के अंदर नहीं है, ये ग्लोबल मतलब ग्लोबल सिनेरियो है। कहने का मतलब है कि गरीबी जो है ना पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हाँ, कि ये आप जरूर कह सकते हैं कि सर किसी जगह पे गरीबी कम है, कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन गरीबी है हर जगह, ध्यान रखना है। तो हम लोग इसको कहते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल पॉवर्टी का मतलब हो गया कि गरीबी केवल इंडिया में नहीं है, केवल पाकिस्तान में नहीं है, केवल श्रीलंका में नहीं है, हर जगह गरीबी है। इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, मतलब गरीबी हर जगह पर है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, 4-5 पॉइंट इसमें भी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट जो इसमें लिखा गया वो ये कि पॉवर्टी डिक्लाइंड इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बिकॉज ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यदि हम लोग बात करें अपने पड़ोसी देश चाइना के बारे में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का मतलब हो गया जो एशिया के ईस्ट में पड़ता है, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाइना ले लो, फिर उसके बाद आप जापान ले लो, फिर आप नॉर्थ कोरिया ले लो, फिर आप ताइवान ले सकते हैं, है ना। ये सब कुछ ऐसे कंट्री हैं एशिया के अंदर जहाँ पे गरीबी बहुत तेजी से घटा है। मतलब ये लोगों ने गरीबी को हरा दिया है। कैसे हराया है, इकोनॉमिक ग्रोथ करके। मतलब इन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ पे फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कारखाने बड़े बड़े लगाने स्टार्ट किए। इससे क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिला। लोगों को रोजगार मिला तो पैसा उनके पास आया और उससे वो लोग अपने गरीबी से बाहर निकल गए। तो चाइना हो गया, जापान हो गया, फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया। ये सब कुछ ऐसा जगह है, ऐसा कंट्री है जहाँ के गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ किया। इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है अपने यहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री खूब लगाया, जिससे गरीबी खत्म हो गया। और दूसरा चीज़ इन्होंने और क्या किया, अपने यहाँ के लोगों पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चालू किया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चालू करने का मतलब हमने अभी तुरंत बताया था आपको कि यहाँ के गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया, अपने लोगों पे ध्यान दिया। क्योंकि उसको पता है कि कंट्री में लोग यदि पढ़े लिखे होंगे तो वो जॉब खुद ढूंढ लेगा, वो जॉब खुद क्रिएट कर लेगा। इसलिए सबसे पहले क्या है, लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, लोगों को स्किल दो, लोगों को ट्रेनिंग दो। तो इससे क्या होगा, लोगों के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने खूब लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया, उनको अच्छे अच्छे सुविधाएं दिए, लोगों को पढ़ाया लिखाया। इसीलिए आज जाके चाइना इतना आगे है ना। जापान हमसे इतना आगे है आज, इसीलिए क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया कि भैया तुम पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 85% इन 1981 टू 6% इन 2011। सोचो कितना भयंकर तरीके से चाइना ने गरीबी को अपने यहाँ पे ख़त्म किया है। जरा देखो आप, कितना खतरनाक डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। 1981 में 85% लोग चाइना में गरीब थे। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि 1981 में यदि चाइना के 100 लोग हैं तो 100 लोग में 85 लोग गरीब ही हैं, बस मात्र 15 लोग ठीक ठाक हैं। सोचो, लेकिन वही 2011 आते आते ये घट के 6% हो गया। मतलब सिंपल सा है कि यदि 100 चाइना के लोग हैं तो 100 में से मात्र 6 लोग ही अब गरीब हैं। देख लो कितना फास्ट और कितना बेहतरीन तरीके से, कितना जल्दी इन्होंने अपने यहाँ पे गरीबी को ख़त्म किया है। ऐसा हमारे इंडिया में हो जाए तब तो मज़ा ही आ जाए, है ना। लेकिन इंडिया में ऐसा कभी होता नहीं है, हुआ भी नहीं है और आगे होगा भी नहीं।
ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इन कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया में कौन कौन सा कंट्री आ जाएगा हमारा? इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सब कुछ कंट्री हैं जो साउथ एशिया में पड़ता है। मतलब एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है और एशिया के नीचे पड़ता है, ये साउथ में पड़ता है। तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सब है। तो इन कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया द डिक्लाइन हैज नॉट बीन एज रैपिड। मतलब इन प्रकार के कंट्री में गरीबी घटा तो है, लेकिन बहुत तेजी से गरीबी नहीं घटा है, धीरे धीरे घटा है और धीरे धीरे ही काम चल रहा है। लेकिन चाइना में जितना रफ्तार से गरीबी घटा है, उतना ज़्यादा इन सभी कंट्री में गरीबी नहीं घटा है। मतलब गरीबी यहाँ पे भी आज भी गरीबी यहाँ पे है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो इन सारे कंट्री में गरीबी घटा है, लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं घटा है, धीरे धीरे घटा है और अभी भी घट रहा है। आगे दी सब सहारन अफ्रीका, यानी कि बेसिकली ये अफ्रीका का बात हो रहा है। पॉवर्टी हैज डिक्लाइन फ्रॉम 51% इन 1981 टू 47% इन 2008। अफ्रीका में भी गरीबी घटा है, जहां पहले 1981 में गरीबी 51% था, वही 2008 में 47% गरीबी रहा। लेकिन आप ये कह सकते हो कि अफ्रीका में भी गरीबी घटा है, लेकिन बहुत फास्ट नहीं घटा है, क्योंकि 51 था, घट के कितना हो गया? बस मात्र 47 हुआ। कितना परसेंट घटा? 4% घटा, और 4% घटना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा चाइना में हुआ वैसा कोई कर नहीं पाया। चाइना में जैसा हुआ वैसा यदि हर जगह पे हो जाता तब तो बात ही अलग था, है ना। तो इस तरीके का पूरी दुनिया में, लगभग पूरी दुनिया का तो हम लोग यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ कंट्री जो हमारे पड़ोसी कंट्री हैं इंडिया के, उसके कंट्री के बारे में हमने बात किया कि सबसे ज़्यादा गरीबी को जो किसी ने ख़त्म किया है कम टाइम में, वो भी बहुत ज़्यादा, तो वो हमारा चाइना है ना। जैसे और कुछ कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, इन सब में भी गरीबी घटा है, लेकिन उतना फास्ट नहीं हुआ है, ठीक ना। ये भी हम लोगों ने देख लिया ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। एक पॉइंट इसमें और है, इन लैटिन अमेरिका, बेसिकली अमेरिका का बात हो रहा है, पॉवर्टी हैज डिक्लाइन फ्रॉम 11% इन 1981 टू 6.4% इन 2008। अमेरिका में गरीबी जो है 1981 में 11% था, जो कि पहले ही खुद कम गरीबी है वहाँ पे, इसको और घटा के कितना कर दिया गया? 6.4% कर दिया गया 2008 में। मतलब अमेरिका में उतना ज़्यादा कभी गरीबी नहीं, गरीबी वहाँ भी रहा है लेकिन भयंकर नहीं रहा है। इसीलिए आप देख रहे हो 1981 में गरीबी कितना है? मात्र 11% ही है, लगभग ना के बराबर आप कह सकते हैं। इतना तो हर कंट्री में लगभग रहता ही है। तो 1981 में अमेरिका के अंदर गरीबी 11% था, वो 2008 में और घट के कितना हो गया? 6.4%। मतलब अमेरिका ने गरीबी के मायने में अच्छा काम किया है। यहाँ पे गरीबी को उन्होंने बहुत जल्दी ख़त्म किया है। कोई दिक्कत इसमें? समझना है ये चीज़। अगला हमारा है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो आइए शुरू करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी वाले टॉपिक को। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इसमें हम लोग देखेंगे कि गरीबी का क्या कारण है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस करा था पॉवर्टी के बारे में, बहुत अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पिछले क्लास तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इसमें देखेंगे कि गरीबी का असल में क्या कारण है। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। देयर वेर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया विच आर एज फॉलोज। यानी कि इंडिया में गरीबी जो है ना, वो उसके पीछे का कुछ कारण है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे कि इंडिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। तो वो जो गरीब है उनके पीछे क्या कारण है, उनके गरीबी का क्या कारण है, तो देखते हैं उनके गरीबी का क्या कारण है। कई सारे रीजन यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला, द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो ध्यान से समझना है। आपको क्या लगता है कि गरीबी हमारे इंडिया में आज से स्टार्ट हुआ या बहुत पहले से है? बहुत पहले से है। और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीबी तब आया जब अंग्रेज हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे। तब हो क्या रहा था, अपने बेनिफिट के लिए सारा काम वो अपना करते थे, हम लोगों के लिए कुछ नहीं करते थे। टैक्स ले रहे हैं हमसे, सब कुछ कर रहे हैं हमारे पैसों से, लेकिन हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं वो, है ना। तो सबसे ज़्यादा जब अंग्रेज हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे, उस समय पे सबसे कम यदि ध्यान किसी के ऊपर दिया गया तो वो हमारे इंडिया के लोगों पे कम ध्यान दिया गया। कहने का सिंपल सा मतलब है कि इंडिया में जब अंग्रेज रूल कर रहे थे तो वो अपने फायदे के लिए सब काम करते थे, हमारे फायदे के लिए एक भी काम नहीं करते थे, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि जब अंग्रेज इंडिया में रूल कर रहे थे तो उस समय पे
गरीब लोगों का उतना ज़्यादा कुछ भलाई उन्होंने नहीं किया, जिसके वजह से वो और ज़्यादा गरीब होते चले गए। ये पहला कारण हुआ। यानी कि पहला कारण में जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? अंग्रेज रिस्पॉन्सिबल है गरीबी को बढ़ाने में इंडिया के अंदर। अगला, द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड डिस्करेज्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। दूसरा क्या हुआ? जो भी हम लोगों के पास रोजगार था, उस रोजगार को भी अंग्रेजों ने बंद करवा दिया। कैसे बंद करवा दिया? देखो लिखा हुआ है, द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। मतलब हमारे इंडिया में लोग अपने हाथों से बना के चीज़ों को बेचते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? मशीन से बना के सामान बेचने लगे वो। तो मशीन से जब वो सामान बना के बेचते थे तो उनके सामान सस्ते में बिक जाते थे और ज़्यादा बिकता था। और हम लोग चूँकि मेहनत करके बना रहे हैं, हाथों से बना रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता था, तो हम लोग उसको महंगा भी बेचते थे। तो अब बताइए, कोई आदमी महंगा सामान खरीदना चाहेगा या सस्ता खरीदना चाहेगा? सस्ता खरीदना चाहेगा। इसीलिए अंग्रेज का सामान यहाँ पे ज़्यादा बिकता था। तो हम लोग पहले हाथों से कपड़ा बुन के बेचते थे, सब कुछ हमारा पहले हाथों से चलता था बना के। सब कुछ पहले हम लोग हाथों से सामानों को बनाते थे और मार्केट में उसको बेचते थे, सेल करते थे। अंग्रेजों ने इसको धीरे धीरे अपना कर लिया, अपना वो सब कुछ करने लगे। उन्होंने मशीन से बना के चीज़ों को मार्केट में बेचना स्टार्ट किया, जिससे हमारा चीज़ धरा का धरा रह गया और वो आगे निकल गए। एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। और इंडिया में जितने भी कपड़ों के इंडस्ट्री थे, जहाँ पे कपड़े वगैरह बनते थे, उन सभी इंडस्ट्री को भी अंग्रेजों ने अलग अलग नियम कानून लगा के बंद करवा दिया। और ये कपड़ा फिर अपना बना के लेके आते थे इंग्लैंड से, सामान खरीद के लेके जाते थे यहाँ से, और इंग्लैंड में जाके सामान से अपना कपड़ा बनाते थे और फिर दोबारा लाके इंडिया में ही बेचते थे। इससे क्या हुआ कि इंडिया में जितने भी छोटे मोटे इंडस्ट्री थे, कपड़ा बनाने वाले जितने भी कंपनी वगैरह फैक्ट्री वगैरह थे, उन सभी कंपनी को, फैक्ट्री को, कारखाने को अलग अलग नियम कानून लगा के अंग्रेजों ने बंद करवा दिया, पहला बात। दूसरा बात, और वो सस्ते में कपड़ा बना के इंग्लैंड से लेके आते थे इंडिया में और सस्ते दाम में उसको बेचते थे। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो भी छोटा मोटा रोजगार हमारे इंडिया में लोग करते थे, उनका भी रोजगार छिना गया और वो आदमी भी धीरे धीरे गरीब होते चले गए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। तो इससे क्या हुआ? जिस इंसान के पास पहले जॉब था, जो पहले अपना काम करते थे, वो भी बेचारा क्या हो गया? जॉबलेस हो गया। उनके पास भी अपना कोई जॉब नहीं बचा, जॉब तो बिल्कुल भी नहीं बचा। यहाँ तक का जो उनका इतना सारा पैसा खर्च हुआ था इंडस्ट्री वगैरह में, वो सब उसका बर्बाद हो गया। इससे क्या हुआ कि उसका इनकम बंद हो गया, उसका जॉब चला गया। इससे जो पहले बड़े बड़े कंपनी के मालिक हुआ करते थे, वो आज गरीब बन गए, उनका इनकम जो पूरी तरीके से ठप हो गया, है ना। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अंग्रेज अपने फायदे के लिए कुछ भी कर ले रहे थे और हम लोगों के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। आगे, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में गरीबी जो बढ़ने का समस्या है, जो कारण है, वो एक जनसंख्या भी है। मतलब इंडिया में जनसंख्या, यानी कि इंडिया में पॉपुलेशन भी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा था। अब इतना ज़्यादा लोगों का संख्या बढ़ रहा है, तो इतना सारा जॉब कहाँ से आएगा? इतने सारे लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? है कि नहीं? तो इंडिया में गरीबी का एक और कारण क्या है? तीसरा कारण पॉपुलेशन। पॉपुलेशन खूब बढ़ रहा था, जिसके वजह से गरीबी भी बढ़ता जा रहा था। आगे, द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट प्रोवाइड एनफ जॉब। दोनों सेक्टर में, यानी कि पब्लिक का मतलब हो गया सरकारी कंपनी और प्राइवेट सेक्टर का मतलब हो गया प्राइवेट कंपनी। मतलब पब्लिक का मतलब हो गया सरकारी कंपनी और प्राइवेट का मतलब हो गया प्राइवेट कंपनी। इन दोनों जगह पे कहीं पे भी लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि कंपनी सरकारी बहुत कम है, प्राइवेट कंपनी भी हमारे इंडिया में उस समय पे बहुत कम थे। भाई जब कंपनी ही कम है तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा कंपनी में, है कि नहीं? तो इन प्रकार के कंपनी में, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो चाहे कंपनी सरकारी हो, कहीं पर भी लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कंपनी ही ऑलरेडी हमारे इंडिया में कम था। ठीक ना, कम कंपनी है तो लोगों को रोजगार भी क्या मिलेगा? कम ही मिलेगा। आगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेस आर आल्सो द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब देखो होता क्या था उस समय पे, अंग्रेजों के टाइम पे खास करके यदि हम लोग बात करें, तो किसी इंसान के पास बहुत जमीन है तो किसी के पास कुछ भी नहीं है ना। तो जिसके पास जमीन बहुत ज्यादा है वो तो और अमीर बनता चला जा रहा है,
जिनके पास जमीन है भी नहीं वो और गरीब बनता चला जा रहा है। मतलब इंसान के पास थोड़ा सा भी जमीन नहीं बचा था आम आदमी के पास। तो अब बताइए, यदि उसके पास जमीन नहीं है तो क्या उसके ऊपर खेती कर पाएगा? खेती नहीं कर पाएगा तो उसको हर चीज मार्केट से खरीद के खाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास यदि खेती रहेगा तो हम उस खेती में चावल का खेती करेंगे, उस खेत में चावल की खेती करेंगे तो क्या चावल हमको मार्केट से भी कभी खरीदना पड़ेगा? नहीं खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि किसी इंसान के पास जमीन बहुत ज्यादा है तो किसी के पास जमीन है ही नहीं। तो जिसके पास जमीन नहीं है वो तो और गरीब होते चले गए, और जिसके पास जमीन था वो और अमीर होता चला गया। तो ये भी एक कारण था गरीब होने का, ठीक है ना। अगला, इनकम इनइक्वालिटीज इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इनकम इनइक्वालिटीज का मतलब है यहाँ पे, अच्छा इसको लेकर ना आपको एक अच्छा बात बताते हैं। इनकम इक्वालिटी को लेके आपको समझ में आएगा। उस समय पे क्या था, यदि कोई लोअर कास्ट का आदमी कहीं पे काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि एक कुआं खोदना है, मान लीजिए एक कुआं खोदना है, ठीक है। उस कुएं को खोदने में 4 आदमी लगा हुआ है लोअर कास्ट का और 4 आदमी लगा हुआ है अपर कास्ट का। दोनों को 8-8 घंटे ही काम करने हैं। लेकिन होता क्या था कि लोअर कास्ट का आदमी को पेमेंट मिलता था कम और अपर कास्ट के लोगों को पेमेंट मिलता था ज़्यादा, जबकि काम दोनों सेम कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो ये क्या था हमारा, और टाइम भी दोनों को टाइम बराबर देना पड़ रहा है। तो ये था इनकम इनइक्वालिटी, मतलब लोगों को पेमेंट भी अलग अलग तरीके से मिल रहा है। लोअर कास्ट को पेमेंट कम मिलता था, अपर कास्ट को पेमेंट ज़्यादा मिलता था। तो अब लोअर कास्ट को पेमेंट कम मिल रहा है तो भाई वो तो और गरीब होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से वो और गरीब बनते चले गए। अगला कारण क्या है, 7वां कारण, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन रिलीजियस सेरेमनीज। देखो ये भी अच्छा की बात है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए कोई गरीब आदमी है तो वो कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके रखा, वो सारा पैसा अपना खर्च कर देते थे कोई पर्व त्यौहार में। तो ये भी एक गरीबी का कारण है। अच्छा, पर्व त्यौहार में क्यों खर्चा करते थे वो लोग इतना ज़्यादा? इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना होता था कि 365 दिन में से 365 दिन पैसा बचा लो, लेकिन भगवान का पूजा पाठ करने के मायने में पैसा मत बचाओ, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे, है ना। ऐसा इनका मानना था। और इंडिया में आज भी देखो आप, कोई भी हमारे घर में भले डेली पैसा ना निकले घर से, लेकिन जब कोई पर्व त्यौहार आता है तो पैसा खूब निकलता है। धनतेरस आएगा तो ये खरीदना है वो खरीदना है, फिर से दशहरा आएगा ये ड्रेस खरीदना है वो ड्रेस खरीदना है, फिर से विश्वकर्मा पूजा आएगा ये गाड़ी खरीदना है वो गाड़ी खरीदना है। कहने का मतलब एक आम आदमी जो है ना अपना बहुत बड़ा मनी पर्व त्यौहार में भी खर्च कर देता है। तो ये लोग क्या करते थे, पैसा अपना बचा के रखते थे और सारा पैसा पर्व त्यौहार में खत्म कर देते थे। तो ये भी इनका गरीबी का कारण था, है ना। लेकिन करना क्या चाहिए थे लोगों को कि पर्व त्यौहार आया उसमें भी खर्च हिसाब से करिए, है कि नहीं। जो जोड़ जाड़ के हिसाब करिए ताकि आपका पर्व त्यौहार भी अच्छे से गुजर जाए और आपका पैसा भी बच जाए, पूरा बर्बाद भी ना हो, है ना। ये हो गया हमारा। अगला, ये भी एक कारण है गरीब होने का, ध्यान रखना। अगला क्या है, 8वां कारण भाई, स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। अब देखो, एक गरीब आदमी जिनके पास थोड़ा बहुत जमीन है, अब उनके पास जमीन होने से केवल काम चल जाएगा? नहीं, उनके ऊपर यदि आपको खेती करना है तो उसके लिए आपको सीड्स खरीदना पड़ेगा, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब खरीदना पड़ेगा। तो किसी इंसान के पास यदि जमीन होता था और उस जमीन के ऊपर यदि वो खेती करना चाहते थे तो वो कर्ज लेते थे खेती करने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं खेती करने के लिए। मतलब आदमी के पास जमीन है लेकिन जमीन के ऊपर खेती करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या करते थे, गांव के बड़े जमींदार लोगों से जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है उन लोगों से ये लोग क्या करते थे, कर्ज ले लेते थे। लेकिन होता क्या था, अनेबल टू रिपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इनडेप्टनेस। लेकिन वो कभी पैसा चुकता नहीं कर पाते थे, मतलब पैसा उधारी ले तो लेते थे लेकिन कभी वो पैसा दोबारा चुकता नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से ये इनडेप्टनेस में फंस जाते थे। इनडेप्टनेस का मतलब होता है कि आप कर्जा लिए हैं लेकिन आप चुकता नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इनडेप्टनेस, ठीक ना। सो इनडेप्टनेस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। अब हुआ क्या, आदमी के ऊपर कर्ज का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया, जिसके वजह से वो अपना पूरा जीवन कर्ज का पैसा चुकाने में ही बिता दिया। तो आप बताइए कि वो अपना पैसा बचाएगा कब? मतलब सिंपल सा है कि आदमी खेती बाड़ी करने के लिए लोगों से लोन लेता था, उधारी लेता था,
लेकिन वो किसी कारणवश उधारी नहीं चुकता कर पाता था, तो भैया जिसने आपको पैसा दिया है वो तो इंटरेस्ट लेगा आपसे, तो वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़े जा रहा है, लेकिन ये पैसा चुकता कर नहीं पा रहा है, तो ये क्या हो गया, गरीब का गरीब ही रह गया, है ना। मतलब इसका जो सारा पैसा है वो कहाँ चला गया, इंटरेस्ट देने में ही चला गया, तो कभी ये पैसा जमा कर ही नहीं पाया, तो ये गरीब ही रह गया हमेशा। तो ये 7-8 कारण हैं इंडिया में लोगों के गरीब होने का। तो इसमें 8 कारण हमने लिखे हैं, आपको पूरा याद नहीं भी रहे तो कम से कम आपको 5 रीजन तो याद रखने ही है कि इंडिया में गरीबी का क्या कारण है। समझ में आ गया ये चीज? आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हमने समझा कि इंडिया में गरीबी बहुत है, किन किन कारण के वजह से गरीबी है ये भी हम लोगों ने समझा, लेकिन इस गरीबी को खत्म करने के लिए क्या सरकार ने कोई कदम उठाया है कि नहीं उठाया है? उठाया है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक, एंटी पॉवर्टी मेजर्स। एंटी पॉवर्टी मेजर्स का मतलब हो गया गरीबी को खत्म करने के लिए सरकार ने टाइम टू टाइम अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम चलाए हैं, अलग अलग प्रकार के नियम कानून निकाले हैं जिससे गरीबी को खत्म किया जा सके। हालांकि सरकार ने टाइम टाइम पे गरीबी खत्म करने के लिए नियम कानून निकाले हैं, कई सारे प्रोग्राम स्कीम उन्होंने निकाले हैं, अच्छा काम भी हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से गरीबी अभी तक खत्म नहीं कर पाए वो लोग, ठीक ना। खैर, देखते हैं कि गरीबी को खत्म करने के लिए इंडिया में उन लोगों ने, यानी कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने किस किस प्रकार का मुहिम चलाया है। पहला क्या, देखो इसमें लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी। देखो, इंडिया का सबसे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इंडिया का सबसे पहला बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था, कि इंडिया में गरीबी को खत्म करना है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते थे उस समय पे। तो इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, तो इंडिया का सबसे पहला, यानी कि इंडिया के गवर्नमेंट का सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इंडिया से गरीबी को खत्म करो। तो ये हम लोग समझेंगे, मतलब कि भारत सरकार का जो पहला उद्देश्य था भारत को आगे लेके जाने के लिए, वो यही था कि भैया आप कितना भी आगे चल जाओ, लेकिन यदि आपके देश में गरीबी खत्म नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो गरीबी को खत्म करना भारत सरकार का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी था। आगे, देयर आर सो मैनी स्कीम्स विच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। तो कई सारे प्रकार के स्कीम हैं, मुहिम है, प्रोग्राम है जो सरकार ने चलाए हैं टाइम टाइम पे, जिससे गरीबी को खत्म किया जा सके। गरीबी पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन गरीबी में कुछ सुधार जरूर आया है। तो आइए एक एक करके हम लोग स्कीम पढ़ते हैं। लगभग 4-5 स्कीम हम लोगों को अलग अलग पढ़ना है जो कि सरकार ने लॉन्च किया था गरीबी को खत्म करने के लिए। सबसे पहला हमारा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं एमजी नरेगा। क्या बोलते हैं? एमजी नरेगा। और हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं मनरेगा। क्या बोलते हैं? मनरेगा। मतलब इसका फुल फॉर्म जो है इंग्लिश में वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसका पूरा नाम है। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट में एमजी नरेगा, लेकिन हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं मनरेगा। और मनरेगा आपको वर्ड कई बार गांव में सुनने को मिलता होगा। गांव देहात में जब आप लोग जाते होंगे तो वहां पे आपको सुनने को मिलता होगा मनरेगा। अब ये मनरेगा क्या है आइए समझते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात कि ये स्कीम जो भी हो, इसमें जो भी लिखा हुआ है, कब लाया गया होगा जरा बताना? 2005 में, क्योंकि इसके आगे ही लगा हुआ है 2005, मतलब कि ये जो स्कीम है सरकार के द्वारा ये लाया गया था 2005 में। अब इस स्कीम में क्या था आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के ये स्कीम में क्या लिखा हुआ है। देखते हैं। पहला लिखा हुआ है, इट इज अ स्कीम विच एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लिवलीहुड इन अर्बन एरियाज। देखो इस मुहिम में क्या था, ध्यान रखना इस बात को। सबसे पहली बात तो ये जो स्कीम है ये केवल गांव के लिए लाया गया था, गांव वाले इलाके के लिए। अब इस स्कीम के नाम में देखोगे तो वर्ड है रूरल। क्या लिखा हुआ है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल। रूरल वर्ड आपको दिख रहा है? एक वर्ड इसमें आपको और दिखेगा, 3 वर्ड आपको इसमें देखना है। पहला रूरल मतलब गांव के लिए स्कीम था केवल, एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को रोजगार देने के लिए था, और गारंटी मतलब लोगों को गारंटी दिया जाता था कि आपको रोजगार हम देंगे ही देंगे। अब इस मुहिम में होता क्या था, इस स्कीम में वो समझो। जैसे होता क्या था आप इसको ऐसे समझिए, गांव में जितने भी लोग काम के तलाश में हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको बता रहे बहुत आपको समझ में आएगा। गांव में जितने भी लोगों को काम का तलाश है उन सारे लोगों को गवर्नमेंट यानी कि सरकार एक प्रॉमिस करती थी कि देखो भैया साल में 365 दिन होता है,
तो 365 दिन का 365 दिन तो हम आपको रोजगार नहीं दे सकते हैं, लेकिन साल में 365 दिन होता है जिसमें से हम आपको 100 दिन रोजगार देंगे। ये गारंटी देते हैं हम आपको। तो इस मुहिम में देखो क्या क्या चीज लिखा हुआ है। पहला बात, ये जो स्कीम है, जो मुहिम है, जो सरकार चला रहे थे, ये किसके लिए था? गांव के लोगों के लिए, केवल शहर के लिए नहीं। शहर के लिए अलग स्कीम है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहला बात कि गांव के ऐसे लोग जिनको रोजगार का जरूरत है, उसको साल में कितने दिन तक का रोजगार मिलेगा? 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ये सरकार ने गारंटी दिया सबको कि भैया आप गांव के लोग हैं, आपको रोजगार का जरूरत है, आपको काम का तलाश है, तो साल में होता है 365 दिन। 365 दिन तो हम आपको रोजगार नहीं दे सकते हैं, लेकिन साल में 100 दिन हम आपको रोजगार देंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, तो बताइए कितने दिन का गारंटी हुआ? 100 दिन का। 100 दिन का मतलब हो गया लगभग 3 महीना 10 दिन, है ना। तो 12 महीने में 3 महीना 10 दिन हम आपको रोजगार देंगे ही देंगे। ये सरकार ने गारंटी दे दिया गांव के लोगों को। आगे, इन दिस स्कीम 1/3 जॉब्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन। सरकार ने एक चीज और किया कि 1/3 जो जॉब है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि 100 लोगों को काम मिलना है, 100 लोगों में से 33 लोग केवल महिला होगी। ये भी अच्छा मुहिम था, क्योंकि गांव में से कई सारे महिला हैं जो कि काम करना चाहती हैं। तो इसमें देखना, एक एक बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको इसमें कि मनरेगा में यानी कि एमजी नरेगा में क्या था। तो 100 दिन, एक साल में 100 दिन आपको रोजगार मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक, पहला बात। दूसरा बात कि इसमें 33%, 1/3 का मतलब क्या हो गया? 33% जॉब लगभग महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। मतलब 100 लोग यदि काम में आएंगे तो 100 में से 33 महिला ही होगी केवल, बाकी जो बचे 67 वो कौन होंगे? पुरुष होंगे। ठीक ना। आगे, तो अच्छा बात था। दिस स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पीपल। सोचो, इस स्कीम के तहत ऑल ओवर इंडिया में 220 करोड़ लोगों को रोजगार अभी तक मिल चुका है। ध्यान रहेगा, मतलब इस स्कीम के तहत पूरे इंडिया का बात हो रहा है, पूरे इंडिया में 220 करोड़ लोगों को रोजगार अभी तक मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। तो बताइए, क्या ये एक गरीबी को खत्म करने का तरीका है कि नहीं है? लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार मिलेगा तो उसको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो अपना घर परिवार अच्छे तरीके से चला पाएगा। तो ये भी एक गरीबी को खत्म करने का तरीका ही था। इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो। दिस स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड। देखो, इन दोनों में ना बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर अभी आप यहाँ पे बोले 220 करोड़, है ना, और यहाँ पे आ गया हमारा 4.78 करोड़, ये क्या है? देखो, ये 4.78 करोड़ घर है, ठीक, और 220 करोड़ आदमी है। क्यों? ऐसे समझो आप, क्या एक घर में एक ही आदमी रहता है क्या? नहीं, एक घर में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, माँ, नाना नानी, बहुत लोग रहते हैं। तो एक घर में यदि 10 लोग हैं तो 10 लोग यदि रोजगार करना चाहते हैं तो 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि पूरे इंडिया में यदि बात करें कि कितने घर को रोजगार मिला, तो 4.78 करोड़ घर को रोजगार मिला। लेकिन बात करें आदमी का, तो 220 करोड़ आदमियों को काम मिल चुका है। क्योंकि भाई एक घर में एक आदमी थोड़ी होता है, कई सारे आदमी होते हैं, इसीलिए। आगे बढ़े, अगला। इन दिस स्कीम द एवरेज वेज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम। अच्छा, अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि सर ठीक है, सरकार रोजगार दे रही है, तो सरकार क्या करवाती होगी लोगों से? देखो, सरकार क्या करवाती थी, जैसे मान लो कहीं पे सड़क बनाना है तो सरकार ने काम में उसको वहां पे लगा दिया, कहीं पे सरकारी बिल्डिंग बनाना है तो वहां पे काम पे लगा दिया, कहीं पे सरकारी कुआं खोदना है तो सरकार ने वहां पे काम पे लगा दिया। मतलब कहीं भी आपको काम में लगाया जा सकता है, आपको साल में 100 दिन काम मिलना ही मिलना है। ठीक ना। तो अब अच्छा, अब सवाल ये भी होगा कि सर पेमेंट कितना मिलता होगा? देखो, ये स्कीम लाया कब गया था? 2005 में। उस समय पे एक दिन का जो पेमेंट है लोगों को मिलता था 65 रुपया। कब? 2006-07 में, मतलब अगले साल से 2005 में लाया गया, तो 6-7 मतलब 2006 और 7 में
लोगों को एक दिन के काम के बदले में 65 रुपया मिलता था। आपको लग रहा होगा सर ये 65 रुपया कौन सा बड़ा बात है। आप यकीन मानो, आज हम लोग 2025 में जी रहे हैं और स्कीम लाया गया था 2005 में, यानी कि आज से 20 साल पहले। आज से 20 साल पहले एक दिन काम करवा रहा है सरकार, तो एक दिन के काम के बदले में आपको 65 रुपया मिल रहा है। उस समय पे 65 रुपया बहुत बड़ा रुपया हुआ करता था, ध्यान रखना है इस बात को। तो 2006 और 7 में यदि सरकार किसी को रोजगार देती थी तो उस समय पे एक दिन के काम के बदले में लोगों को 65 रुपया मिलता था। आज के टाइम से देखा जाए तो 65 रुपया कुछ भी नहीं है, 65 रुपीज़, लेकिन उस टाइम पे 65 रुपया मिल रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय पे, क्योंकि आज से 20 साल पहले 65 रुपये का बहुत बड़ा वैल्यू था, है कि नहीं। आप 1 रुपये लेके जाते थे, आपको 4-5 टॉफ़ी मिल जाता था उस समय पे। आज आप 1 रुपया लेके जाओ, 1 टॉफ़ी मिलता है। बड़े दुकान में तो वो भी नहीं मिलता है, 10 रुपये से ही बात होता है, 5 रुपये से ही बात होता है। तो उस समय पे एक दिन का काम के बदले में 65 रुपया मिलता था, लेकिन बाद में उसको बढ़ा के 2013-14 में कितना कर दिया गया, 132 रुपया। सरकार को भी लगा कि यार टाइम बदल रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तो इनके पेमेंट को भी बढ़ा देते हैं। तो 2013-14 में एक दिन के काम के बदले में लोगों को कितना पेमेंट मिलने लगा, 132 रुपया। तो बताइए, ये एक गरीबी को ख़त्म करने का सरकार का अच्छा मुहिम था कि नहीं था? बिल्कुल था। चलिए अगला है हमारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY। देखते हैं इसमें क्या खास बात लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, इसमें एक वर्ड है प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये जो स्कीम है ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा निकाला गया था, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं, लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए। इसमें क्या लिखा हुआ देखते हैं। दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1993, यानी कि 1993 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। The main aim of this scheme is to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small towns। ध्यान रखना है, इस स्कीम में था क्या पहले आप वो समझो। देखो, कई ऐसे लड़के होते हैं या फिर कई ऐसे लड़कियां होती हैं, शहर में भी और गांव में भी। इस स्कीम में बात होगा दोनों जगह के बारे में, शहर के बारे में भी और गांव के बारे में भी। जैसे मनरेगा में आपने देखा केवल वो स्कीम किस चीज़ के लिए था, गांव के लिए, लेकिन ये स्कीम दोनों जगह के लिए, गांव और शहर दोनों के लिए है। तो गांव के ऐसे लड़के लड़कियां और शहर के ऐसे लड़के लड़कियां जो पढ़ लिए हैं, जिनको नॉलेज है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको जॉब मिला नहीं है। तो इस स्कीम के तहत क्या होता है, गवर्नमेंट उनको कुछ पैसा देते हैं एज अ लोन। मतलब गवर्नमेंट उसको कुछ पैसा देते हैं लोन के तौर पे, 4 लाख 5 लाख जो भी होगा। क्यों देते हैं? ताकि तुम अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सको। मतलब इस स्कीम के तहत पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को गवर्नमेंट क्या करते हैं, पैसा देते हैं एज अ लोन, कि भैया तुम पैसा लो और अपना कोई इंडस्ट्री बिजनेस वगैरह छोटा मोटा स्टार्ट करो, किसी के ऊपर जॉब के लिए डिपेंड मत रहो। तो बताइए, ये भी स्कीम लाजवाब है कि नहीं है? बिल्कुल अच्छा स्कीम है। आगे बात करते हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ था कि द एम ऑफ दिस स्कीम, इस स्कीम का जो एम है, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करो, ठीक ना। फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, किसके लिए स्कीम है? पढ़े लिखे लोगों के लिए जिसको आज तक रोजगार नहीं मिला है ना। इन रूरल एरियाज एंड टाउन एरियाज, दोनों प्रकार के लोगों के लिए ये स्कीम चलाया जाएगा। दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। तो वो क्या कर सकते हैं, अपना खुद का छोटा सा कोई बिजनेस इंडस्ट्री वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या वो उसको अब किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही बात इसमें लिखा हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा सा फटाक से बता देते हैं। कंक्लूजन इसका क्या निकला? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये 1993 में लाया गया था, और इस स्कीम के तहत गाँव के लोग और शहर के लोग और वैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको सरकार अपने तरफ से कुछ पैसा देंगे लोन के तौर पे, कि भैया तुम पैसा लो और अपना कुछ स्टार्ट करो, है ना। मतलब किसी के ऊपर डिपेंड जॉब के लिए मत रहो। उस पैसे से तुम अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लो, इंडस्ट्री स्टार्ट कर लो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ अपना अलग से नया सा करो, है ना। ये इसका कहने का मतलब था। आगे बढ़े। अगला स्कीम है हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में भी
आप देखेंगे तो एक वर्ड है रूरल, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ के लिए होगा, रूरल के लिए था। मतलब ये स्कीम जो है, हालांकि इस स्कीम में देखोगे आप तो है रूरल वर्ड, यानी कि गांव के लिए होना चाहिए, लेकिन इस स्कीम के तहत छोटे शहर के लोगों को भी मदद मिलता था। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1995। इस स्कीम को कब लाया गया? 1995 में लाया गया था। The aim of this scheme is to create self-employment opportunities in rural areas and small towns। अब देखो इसमें क्या था, आपको लग रहा होगा कि सर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम दोनों सेम है। सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है, आपको बताते हैं, ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में इसमें किसके ऊपर ध्यान दिया गया था? गांव के लोग और शहर के लोग, और कैसे लोग? पढ़े लिखे लोग। इसमें क्या है? इसमें भी रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स, यानी कि इसमें भी गांव के लोग और शहर के लोग दोनों के पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। कोई भी आदमी यदि हो तो उसको सरकार लोन दे देगा और फिर वो अपना कुछ इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह स्टार्ट करके अपना बिजनेस चलाएगा। तो ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में ये था कि इसमें गांव और शहर दोनों लोगों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन वैसे लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं केवल, ठीक ना, उनको सरकार लोन देगी और वो अपना कुछ स्टार्ट करके अपना रोजगार चलाएगा, है ना, चाहे वो बिजनेस स्टार्ट कर ले, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट कर ले। लेकिन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में क्या है, इसमें भी गांव और शहर दोनों के प्रकार के लोगों को लोन मिलेगा, लेकिन इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। यदि होता तो इसमें लिखा हुआ रहता, यानी कि कोई यदि अनपढ़ आदमी भी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी यदि लोन लेना चाहता है सरकार से, तो इस स्कीम के तहत वो लोन ले सकता है और अपना छोटा सा कोई बिजनेस इंडस्ट्री वगैरह चला सकता है। ठीक है, अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1999। इस स्कीम को लाया गया था 1999 में। ध्यान रखना है आपको कि जितने भी स्कीम हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ये सारे स्कीम सरकार के द्वारा लाए गए थे, और सभी स्कीम का मेन मोटिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन एम था, इंडिया में लोगों को रोजगार दो ताकि उनका कमाई हो सके, और कमाई होगा तो फिर वो गरीबी से अपने आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक ना, तो इस स्कीम को 1999 में लाया गया था। इसमें क्या था देखो, द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू ब्रिंग पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन। इस स्कीम का क्या मोटिव था कि जितने भी गरीब लोग हैं इंडिया में, उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आना है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि उसको गरीबी से निकाल के ऊपर लेके आना है। इस स्कीम का मेन मोटिव ये था। बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। कैसे गरीब लोगों को ऊपर लाया जाएगा, इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है लोगों को आपस में ही मिलजुल के, अच्छा एक चीज़ ना आजकल गांव में बड़ी चल रहा है, आप देखना, कुछ महिलाएं एक जगह पे हर महीने इकट्ठा होती हैं और वो लोग कुछ कुछ रुपया इकट्ठा करती हैं। ये चलाया गया इस रोजगार के, मतलब इस स्कीम के तहत। इस स्कीम के तहत गांव के महिलाओं को बोला गया कि आप सब मिलिए आपस में, कुछ कुछ सेविंग अपना हर महीने का एक जगह पे इकट्ठा करिए, और उसी से आपको लोन चाहिए होगा तो उसी से लोन ले लीजिएगा। क्यों बैंक के पास जाना बिना मतलब का लोन लेने के लिए, है कि नहीं? तो ये चीज़ है। एंड अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी, और तो और बैंक से उनको लोन, क्रेडिट का मतलब लोन, बैंक से उनको लोन भी दिलवाया गया। सरकार ने बोला कि कोई भी आदमी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएगा तो उसको लोन दिया जाए, तो लोन दे के भी लोगों के कामों को आगे बढ़ाया गया। और अगला है गवर्नमेंट सब्सिडी। गवर्नमेंट सब्सिडी का मतलब है कि सरकार अपने तरफ से अनाज, खाद, तेल, बीज जो भी होगा सरकार वो कम दाम में देगी। तो इस रोजगार से क्या हुआ, मतलब इस स्कीम से क्या हुआ, गरीब आदमी जो थे उनको अपना रोजगार स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन मिलने लगा, गवर्नमेंट से सस्ते दाम में खाद बीज वगैरह मिलने लगा। तो इससे क्या हुआ, उनका जीवन अच्छा हो गया और वो गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए। मतलब वो पहले गरीब थे, अब अमीर के रास्ते पे चल गए वो लोग। तो इस स्कीम का भी बहुत बड़ा रोल है। अगला है हमारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस स्कीम में क्या देखो,
दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2000। इस स्कीम को कब लाया गया? 2000 में लाया गया, यानी कि आज से 25 साल पहले। इस स्कीम का क्या मेन एम था? देखो, द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और टू स्टेट्स लाइक प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इस स्कीम में क्या बोला गया कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो हर स्टेट में अपने तरफ से कुछ कुछ चीज़ों को बढ़ावा देगा। जैसे देखना, हर स्टेट में हॉस्पिटल होता है, हर स्टेट में पानी का सुविधा होता है, तो हर स्टेट अपने यहाँ पे अपने लेवल पे करता है। लेकिन भारत सरकार ने बोला कि भारत सरकार अलग से हर स्टेट में कुछ कुछ चीज़ों का सुविधा लोगों को देगा। तो भारत सरकार ने हर स्टेट के लोगों को क्या क्या सुविधा दिया? पहला, प्राइमरी हेल्थ, यानी कि छोटा छोटा हॉस्पिटल हर जगह पे खोले गए भारत सरकार के द्वारा। प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल छोटे छोटे खोले गए, आंगनबाड़ी वगैरह। रूरल शेल्टर, यानी कि गांव में किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है तो कुछ रुपया दे देगा उनको कि भैया आप पैसा लो और अपना घर परिवार मतलब घर बनाओ अपना। रूरल ड्रिंकिंग वाटर, गांव में यदि पीने का पानी नहीं है तो वो हैंड पंप लगा देगा, बोरिंग लगा देगा, तो वो हो गया। एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि गांव में यदि बिजली नहीं है तो गांव में बिजली भी पहुंचाया जाएगा। तो ये सारा सुविधा हर स्टेट के लोगों को दिया गया, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हर स्टेट अपने लोगों को तो सुविधा देती ही है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट के लोगों को ये सुविधा दे रही है। तो ये जो हमने 4-5 प्रकार के स्कीम पढ़े हैं, ये सरकार के द्वारा लाया गया स्कीम है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम यानी कि मेन मोटिव क्या है इसका? कि ये लोगों को बेसिक फैसिलिटी दो, लोगों को रोजगार दो ताकि वो गरीबी से बाहर निकल सके। तो ये सारे स्कीम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ये सब आता है, खूब आता है। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है द चैलेंजेस अहेड। अब बताइए, इतने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ा कि गरीबी क्या है, गरीबी कैसे हुआ, गरीबी कैसे हटा सकते हैं, लेकिन क्या गरीबी खत्म हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। वही हम लोगों को पढ़ना है द चैलेंजेस अहेड, यानी कि ये जो गरीबी का चैलेंज है ये आज तक खत्म नहीं हुआ, ये आगे भी आएगा और अभी भी गरीबी है। मतलब आप ये मानना पड़ेगा कि गरीबी हमारे इंडिया में बहुत था, उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया गया, लेकिन ख़त्म आज तक नहीं हो पाया है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट सीरियस चैलेंज। देखो, इंडिया के पास में बहुत सारे चैलेंज हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं में से जो एक सबसे सीरियस समस्या है वो है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। तो गरीबी को हटाना इंडिया से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टाइम लगेगा, लेकिन सुधार हो सकता है। पूरी तरीके से तो कभी नहीं हट सकता, लेकिन इसमें और अच्छा सुधार हो सकता है, होगा आने वाले समय में आगे। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे सोसाइटी हैं, ऐसे कम्युनिटी हैं जिनको गरीबी का मार सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, कौन थे वो दो कम्युनिटी के लोग? SC और ST। इंडिया में गरीब हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी का मार यदि किसी को झेलना पड़ा है तो वो SC और ST को झेलना पड़ा है। तो बताइए, सबसे ज़्यादा काम किसके ऊपर करना है हम लोगों को? SC और ST के ऊपर करना है, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके और वो गरीबी रेखा से बाहर निकल सके। आगे, पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि अगले 10 साल 15 साल में गरीबी में और ज़्यादा सुधार आएगा, ठीक ना? और आ भी रहा है धीरे धीरे, ये मानना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। खैर आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा, दिस वुड बी पॉसिबल ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बताइए, गरीबी से हम लोग कब बाहर निकल सकते हैं? जब हम लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशन को क्या कर दो? फ्री कर दो, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बहुत सारे पेरेंट्स का सपना ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में फ़ी बहुत लेता है। तो एजुकेशन को फ्री कर दो, लोगों को रोज़गार दे दो, है कि नहीं? कंट्री में अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर आओ, अच्छे अच्छे स्कीम लेकर आओ, ताकि हमारा कंट्री आगे निकल सके। और क्या कर सकते हैं गरीबी को ख़त्म करने के लिए? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जो इतना फटाफट बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करो भाई। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, लोगों को
एम्पावरमेंट, माय मिस्टेक, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, मतलब वुमेन को भी बढ़ावा दो। यदि आप ये चाहेंगे कि केवल मेन को बढ़ावा दे के गरीबी खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो महिलाओं को भी बराबर ध्यान देना पड़ेगा। एंड दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये बेसिकली बात कर रहा है एससी और एसटी का, यानी कि एससी और एसटी को सबसे ज़्यादा मदद का ज़रूरत है आज इंडिया में, क्योंकि गरीबी का मार सबसे ज़्यादा तो ये लोग झेले हैं, है ना। तो ये सारे काम को यदि हम लोग टाइमली करेंगे, सरकार इनके ऊपर ध्यान देगा, तो ऑब्वियस ये बात है आने वाले टाइम में गरीबी घटेगा जरूर, ख़त्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला चीज़ है ही नहीं, कभी सरकार इसको ख़त्म कर ही नहीं सकती है, लेकिन हाँ घटा जरूर सकती है। तो अब बताइए इस टॉपिक में कोई दिक्कत? इस तरीके से हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस पूरे चैप्टर में कहीं पे कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत सिंपल चैप्टर था, आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये चैप्टर आपके कमांड में आ जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट करिएगा। इस तरीके से हमारा ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।